प्लेयर्स प्लीज गेट इन द कार। चैप्टर 61-70। अध्याय 61 ईमानदारी। दुर्भाग्य से वह एक और उत्परिवर्ती विष है और वर्तमान मारक बहुत प्रभावी नहीं है। टीम लीडर वू ने सिर हिलाया। क्या प्रोफेसर हान अच्छे हैं? सू वो ने अगली बार लियू जिया से पूछने के बारे में सोचा। मिस्टर जू, इन चीजों को लाने के अलावा मैं आपको औपचारिक रूप से हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करना चाहता हूं। वर्तमान में देश ने विभिन्न शहरों में अग्रणी खिलाड़ी टीमों की स्थापना की है। ये वह समय है जब आप जैसी प्रतिभाओं की कमी है। यदि आप हमसे जुड़ सकते हैं तो आप आयामी दरार की नवीनतम उपलब्धियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो आप उन्नत प्रॉप्स के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों को यादृच्छिक प्रतिलिपि में शामिल होने के जोखिम से बचने के लिए राज्य द्वारा स्थापित सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। पिछली बार निजुआन ने कहा था कि वह सर्वोत्तम परिस्थितियों के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस बार टीम लीडर वू ने सीधे शर्तों की पेशकश की। सू वो को दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह यादृच्छिक कलकोटरी से बचने के तरीकों के बारे में उत्सुक था। दरअसल अकेले हमारे देश में 20 से अधिक यादृच्छिक कलकोटरियां सामने आई हैं और इसमें वे कलकोटरियां शामिल नहीं हैं जिन पर संदेह है लेकिन जिनका कोई सिद्ध स्थान नहीं है। घरेलू और विदेशी ज्ञान के माध्यम से हमने कलकोटरियों के कुछ कानूनों में महारत हासिल कर ली है। वर्तमान के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों से हम केवल कुछ प्रमुख स्थानों पर चोरी की सुविधाएं ही बना सकते हैं, जो पहले से ही एक राष्ट्रीय प्रयास है। टीम लीडर वू ने अपनी आंखें ठीक की और गंभीरता से कहा, यह जनशक्ति की कमी नहीं है बल्कि मौजूदा दुर्लभ सामग्रियों की कमी है। तो अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश देना पहले से ही सबसे बड़ा अधिकार है जिसके लिए अनुसंधान संस्थान प्रयास कर सकता है। मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं। सू वो अपने दिल में जानता था कि देश ने प्रयोग करने के लिए नरभक्षी विकासवादियों का इस्तेमाल किया था। संभवतः इस सुरक्षित क्षेत्र में परीक्षण ने बहुत सारे मानव जीवन भी भर दिए, लेकिन अगर कलकोटरी की उपस्थिति के नियम को समझना और कलकोटरी से पूरी तरह से बचना वास्तव में संभव है तो उनके लिए इसके बारे में सोचना असंभव है। उन्हें खेल का केवल आधा अधूरा ज्ञान है, इसके सिद्धांतों का पता लगाना तो दूर की बात है। हालांकि टीम लीडर वो पहले ही अपनी ईमानदारी दिखा चुके हैं, इसलिए उन्हें ये दिखाना होगा। मैं आपके साथ सहयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे अनुसंधान संस्थान द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। सू वो ने अपने विपरीत दो लोगों की ओर देखा। मैं अपनी जरूरत की किसी भी जानकारी का आदान प्रदान कुछ जानकारी के साथ कर सकता हूं जो मुझे पता है। इसके अलावा यदि आपको गेम मेटल मैटर में कुछ विशेष जानकारी मिलती है तो मैं इसे आपके सामने लाने का एक तरीका ढूंढ सकता हूं। टीम लीडर वू की अभिव्यक्ति जटिल है। वास्तव में खेल में प्रवेश करने के बाद अग्रणी खिलाड़ियों के पास अभी भी मिट्टी, पौधे, धातु, जीवाश्म, विशेष रूप से धातु सामग्री इकट्ठा करने का कार्य होता है। कई प्रॉप्स पर इसकी छाया पड़ती है। बेशक अकेले विशेष सामग्री प्रॉप्स की व्याख्या नहीं कर सकती है। यह अपने आप में अजीब है, लेकिन इस आधार पर कि खिलाड़ी खेल में गर्म हथियार नहीं ला सकते हैं, रक्षात्मक उपकरण बनाने के लिए यह एक अनिवार्य चीज है। खेल जगत उन्नत सभ्यता से जुड़ा है, जो पहले से ही एक डिफॉल्ट तथ्य है। वर्तमान समय में देश में विभिन्न सूचनाओं एवं सामग्रियों का अभाव है, जो एक सच्चाई भी है। अगर यह मामला है तो परिवार के सदस्यों को सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करना संभव नहीं होगा, उसने कहा। सू वो ने सिर हिलाया। तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र वास्तव में उतना सुरक्षित नहीं है। अन्य खेल क्षेत्रों में सुपर खिलाड़ी पैदा होते हैं और वर्महोल रन पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अन्य खिलाड़ी इसमें नहीं आएंगे। देश के वास्तविक मूल को छिपाया जा सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए इन स्थानों में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव है और अन्य सुरक्षित क्षेत्र समुद्र पर प्रकाश स्तंभों की तरह विशिष्ट होंगे। अनुनय विफल रहा और टीम लीडर वो अधिक समय तक नहीं रुके, अपना सामान नीचे रखा और चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गलियारे में चिपका हुआ चित्र नीचे सरक गया और कागज का एक पतला टुकड़ा जमीन पर गिर गया। वह अभी भी जूहो की छोटी आस्तीन पहने हुए था और एक अपरिचित चेहरे के साथ उसे देखकर मुस्कुराया। शरीर पर पहने जाने वाले कपड़ों को भी कागज बनाया जा सकता है। सू वो ने तुरंत अपने दिल में एक निर्णय लिया और फिर दवा लेने के लिए ऐसे मुड़ा जैसे उसने उसे देखा ही न हो। एंटीडोट को दवा कॉलम में भी संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई विशिष्ट उपयोग नहीं है, केवल अज्ञात दवा शब्द है। उसने पहले कुछ हथियार और उपकरण आइटम बार में डालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। ऐसा लगता है कि गेम द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के अलावा अन्य चीजें स्टोर नहीं की जा सकती। मारक एक बेहतर गेम दवा हो सकती है, लेकिन ये भी साबित करती है कि वस्तुओं को संग्रहित भी किया जा सकता है। सू वो ने महिला की ओर देखा, आगे बढ़ी और उसकी कलाई पकड़ ली। गेम इसकी जानकारी नहीं दिखाता है। तुम किसी के नहीं हो। महिला सिर हिलाती है। अज्ञात प्रॉप्स के पास न तो जानकारी होती है और न ही उन्हें जबरन हटाया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सोचने से प्रॉप्स अब साधारण मृत वस्तुएं न रह जाएं, बल्कि एक इंसान की तरह अपनी किस्मत खुद तय कर सके? अपने सामने झुकी हुई महिला को होठों को फैलाए हुए देखते हुए जू वो ने दयालु मुस्कान दिखाई। एक पदक चाहिए। महिला ने जोर से सिर हिलाया। जब आप सूची में प्रवेश करेंगे तो मैं आपके लिए खेलूंगा। महिला ने फिर जोर से सिर हिलाया। जू वो ने उसे धक्का दिया और बाथरूम में चली गई। जब उसने दरवाजा बंद किया तो वह ये कहना नहीं भूला, दराज में सामान रखा है। मैं कल सुबह 7 बजे सोयाबीन दूध और तले हुए आटे की स्टिक खरीदने जाऊंगा और अपने कपड़े धुल लूंगा। महिला गुस्से से गुनगुनाती हुई वापस दीवार के पास चली गई। अगली सुबह जू वो ने मेज पर तली हुई आटे की छड़ियों के एक बड़े बैग को देखा और रुका। क्या आप भी खाना चाहेंगे? जो महिला कपड़े सुखा रही थी वह नंगे पैर दौड़ी, उत्साह से उससे श्रेय मांगा, 2 टुकड़े निकाले और मेज पर रखी चीजों की ओर इशारा किया। आपने 2 युआन में इतना कुछ खरीदा? सू वो ने उसकी छाती के आकार और कपड़ों के किनारे पर नजर डाली जो मुश्किल से उसके नितंबों को ढकते थे। जाओ पहनने के लिए एक जोड़ी पैंट ले आओ और मैं तुम्हें बाद में कपड़े खरीदने के लिए बाहर ले जाऊंगी। महिला फूल की तरह मुस्कुराई और उसे एक चुंबन दिया। तुरंत उसके बैकपैक से शॉर्ट्स की एक जोड़ी निकाली और उन्हें पहन लिया। फिर उसके सामने बैठ गई, अपने गालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सीधे उसे देखने लगी। एक दूसरे की ओर देखते हुए जू वो ने धीरे धीरे तले हुए आटे के टुकड़े खाए और सोया दूध का एक और घूंट लिया। क्या आपका कोई नाम है? महिला ने सिर हिलाया, अपना पैर ऊपर उठाया, पैर की उंगलियां खोली और बड़े पैर के अंगूठे के बगल में कुछ छोटे शब्द लिखे हुए देखे। महिला लिचुन में चित्रित।
हुआनू ने अपने मुंह की तुलना करने के लिए पहले दो शब्दों पर क्लिक किया, हुआनू हुआनू। पेंटिंग एक सहारा बन जाती है। ऐसे खिलाड़ी हैं जो कागज को प्रॉप्स में बदल सकते हैं, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे जो पेंटिंग बनाते हैं वह प्रॉप्स बन जाते हैं। पेंटिंग करने वाली लड़की अजीब लगती है, उसका नाम लिचुन है। जू वो ने सीधे मामला उठाया। पेंटिंग करने वाली लड़की ने व्यथित होकर स्वीकार किया और ये देखकर कि उसने खाना समाप्त कर लिया है, उसने बाकी को बड़े करीने से रेफ्रिजरेटर में रख दिया और फिर बाहर जाने की तैयारी के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को दबाते हुए और उसे आधा मीटर दूर खींचते हुए जू वो नीचे जाने से पहले नीचे चली गई। वह पहले पुलिस स्टेशन गया, उसने पहले जो बटुआ उठाया था उसे सौंप दिया और पुलिस के कुछ परिवार के सदस्यों को भेजने के लिए दरवाजे पर झाओ बियाओ से मुलाकात की। सुवो झाओ बियाओ ने उस पर हाथ हिलाया और अपने आसपास के लोगों से कुछ शब्द कहने के बाद उसकी ओर चला। क्या यह आपकी प्रेमिका है? दूर का रिश्तेदार, सुवो ने रुकते हुए कहा। क्या इस बार आपके सहकर्मी की बलि दी गई? वे मेरे जितने भाग्यशाली नहीं हैं। झाओ बियाओ ने आह भरी, उसे कंधे पर थपथपाया और कहा, मैंने संस्थान के लोगों से सुना कि इस बार यह आपके लिए धन्यवाद है। आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद जू वो थोड़ा चुप था। यहाँ आने जाने वाले लोग या तो लाश को पहचान लेते हैं या अपराध की रिपोर्ट कर देते हैं। 1 महीने पहले समृद्ध और स्थिर टिनचेन गायब हो गया है। पेंटिंग करने वाली लड़की ने अचानक उसके कपड़ों का कोना पकड़ लिया, सड़क पर महिलाओं के कपड़ों की दुकान की ओर इशारा किया और मुंह से कहा, मुझे एक स्कर्ट चाहिए। जू वो ने ठंडे चेहरे के साथ शेष टेक्स्ट संदेश को पलट दिया। आपके पास केवल 500 युआन का बजट है। अध्याय 62 ओटाकू ट्रू कलर्स। भले ही हुआनू नाखुश थी, उसने अंत में सबसे सरल कम बाजू वाली पतलून और एक महिला बनियान के 2 सेट खरीदे, जिससे स्टोर में क्लर्क और ग्राहक जू वो पर अजीब नजर डालने लगे। जो कोई भी आपके लिए कपड़े खरीदना चाहे आप उसके साथ जा सकते हैं, जू वो ने हल्के से कहा। पेंटिंग करने वाली लड़की जो अभी भी मुंह बना रही थी और आखिरी सेकंड में अनिच्छुक थी, उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया और प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसे बीच में ही ठंडी आंखों ने रोक दिया और उसने तुरंत अपने कपड़े का कोना पकड़ लिया, जिससे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी जनता ने शोक मनाया। सु वो की मानसिक स्थिति अच्छी थी। वो व्यस्त सड़क से निकलकर गली में चला गया। वो एक गली में घूमकर रुक गया। जमीन पर आती छाया को देखते हुए उसने बिजली की तरह प्रतिद्वंद्वी का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? बेसबॉल टोपी और धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और संघर्ष करते हुए बोला, भाई जूजू, यह मैं हूँ, युआन याओ। सु वो ने जाने देने से पहले अपनी टोपी उठाई। तुम चोरी से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? युआन याओ ने कुछ देर तक खांसते हुए कहा, मैं जल्दी आ गया, मैं बस इधर उधर घूम रहा था और मैंने तुम्हें अपनी भाभी के साथ खरीदारी करते हुए देखा। बोलते बोलते वह अभी पेंटिंग बनाने वाली लड़की को हेलो कहना नहीं भूला। हेलो भाभी। हुआनू ने उसे एक शर्मीली मुस्कान दी। ओटाकू युआन याओ थोड़ा शर्मा गया और अचानक ठंडी नजर से आहत हो गया। उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली और इसके बजाय कहा, भाईजू, आप वास्तव में अद्भुत हैं। जब आप गर्म के इतने करीब थे तो आपने मुझे नोटिस नहीं किया। स्प्रिंग विला पिछली बार, इस बार मैं भीड़ में छिपते समय तुमने पकड़ लिया था। शिबी ने 3 दिनों तक तुम्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखा। मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक शब्द है, आज्ञा मानो। युआन याओ का व्यक्तित्व वास्तव में शक्तिशाली है। जूवो को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा था, लेकिन जब उसके आसपास के लोगों के सिर पर अच्छे दोस्त का मूल्य खाली या 1 या 2 है, तो ये बहुत स्पष्ट है। यदि इसमें एक 5 मिला हुआ है और ये 5 उसका पीछा कर रहा है, ये दुश्मन पर नजर रखने का एक अच्छा तरीका है। सुवो ने युआन याओ को देखा। जब युआन याओ ने उसे देखा तो उसके सिर के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई और उसने अपनी बाहें मोड़ ली और कहा, भाईजू, आपको कुछ कहना है? ऐसी चीजें मत लाओ, आपकी विशेषता छिपाव है। सुवो ने कहा, बहुत अधिक विवरण कहने की आवश्यकता नहीं है, आप कितनी दूर तक छुप सकते हैं? क्या बात क्या बात? उसे चित्रकार के सामने पूछते हुए देखकर युआन याओ ने सोचा कि क्या उसे इसके बारे में पता होना चाहिए, या वह भी एक खिलाड़ी थी, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से कहा, मेरा पेशा एक ओटाकू है और मैंने पीकेबू नामक एक सुविधा विकसित की है। बुनियादी क्षमता छिपने में सक्षम होना है। यदि आप ऐसी जगह छिपते हैं जहां दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं और हिल नहीं सकते हैं, तो आपको खोजा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों वाली जगहें भी काम कर सकती हैं, क्योंकि पैदल यात्री बाधाओं के बराबर होते हैं। संक्षेप में, यदि आप एक दूसरे का सामना नहीं करते हैं तो आमतौर पर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि आपका पीछा किया जा रहा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने 2 मशहूर हस्तियों और 3 गणमान्य लोगों को फॉलो किया, लेकिन वे नहीं मिले। सुवो ने उसकी ओर देखा। क्या आप अन्य खिलाड़ियों से मिलने से नहीं डरते? युआन याओ ने एक उंगली उठाए और उसे लहराया, गर्व से कहा, इंटरनेट का उपयोग करना भी बेवकूफों के लिए आवश्यक कौशल में से एक है। उनका अनुसरण करने से पहले मैंने उनके आसपास के लोगों की जांच की। किसी ने छुट्टी नहीं मांगी या डॉक्टर को देखने नहीं गया बिना किसी कारण के। उन्होंने हर दिन खाना भी खाया। आप सभी टेकअवे पा सकते हैं। सुवो ने फिर इस अनाकर्षक युवक की ओर घूर कर देखा। क्या मैं अन्य खिलाड़ियों की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? युआन याओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं उतना कुशल नहीं हूं। मैंने आधिकारिक बैकस्टेज पर हमला करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन जब मैं मंच पर बाढ़ ला रहा था, मैंने देखा कि कोई खिलाड़ियों को एक सभा में आमंत्रित कर रहा था और यह कहा गया था कि बड़ी बातें थी होने वाला है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यह बताना मुश्किल है कि इंटरनेट पर मौजूद जानकारी सही है या गलत। जूवो ने इसमें बार बार दिखने वाला अकाउंट देखा। प्लेयर असेंबली की पोस्ट के नीचे टिप्पणियां छोड़ने के अलावा कुछ अन्य व्यापारिक पोस्टों पर भी उनके पदचिह्न थे। दरअसल उनका पता उस होटल के पास का था जहां वो रुके थे। क्या आप इस खाते का पता पा सकते हैं? यह मुश्किल नहीं है, आपको एक कंप्यूटर की आवश्यकता है। युआन याओ ने कहा, मैंने टिनचेंग में एक घर किराए पर लिया है और मैं रात के खाने के बाद अपने घर जाऊंगा। क्या आप टिनचेंग से नहीं हैं? सुवो ने पूछा। मैं पड़ोस के शहर में रहता हूँ। युआन याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि भविष्य में एक दूसरे से मिलने के कई अवसर होंगे, इसलिए मैं बस एक घर किराए पर लेता हूँ। या भाईजू, आप मेरे साथ रहने के लिए आ सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमरे हैं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सुवो मुड़ा और बाहर चला गया। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? चलो चले, चलो गर्म बर्तन खाते हैं।
युआन याओ ने जल्दी से कहा, मैंने ऑनलाइन समीक्षाएं पढ़ी और पास में एक गर्म बर्तन है जो स्वादिष्ट है। उन तीनों ने हॉटपॉट रेस्तरां में प्रवेश किया। युआन याओ ने व्यंजनों की एक बड़ी मेज का ऑर्डर दिया और जू हुओ और हुआनु से पूछा कि क्या उनके पास कोई वर्जना है। सू हुओ ने पेंटिंग करने वाली लड़की की ओर देखा जिसकी लार टपक रही थी। उसने चाय का एक घूंट लिया और पूछा, क्या तुम हॉटपॉट खा सकती हो? महिला चित्रकार के हाथों में सभी चॉपस्टिक थी। उसने चावल पर चोंच मारने वाली मुर्गी की तरह से हिलाया और युआन याओ को आदेश दिया, जिसने डिपिंग सॉस को समायोजित किया और अधिक मिर्च जोड़ने के लिए। भाभी बात नहीं कर सकती। ये देखकर कि वह मुस्कुरा रही थी, युआन याओ सावधानी से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। वह आपकी भाभी नहीं है, बल्कि एक दूर की रिश्तेदार है जो अस्थायी रूप से मेरे साथ रहने आई थी। उसका नाम लिचुन है। वह जन्म से गूंगी थी और उसे कुछ मानसिक समस्याएं हैं। सू हुओ ने पेंटिंग करने वाली लड़की का चरित्र डिजाइन जोड़ा। युआन याओ पछताते हुए दिखे और फिर से कहा, मेरे माता पिता कुछ प्रसिद्ध डॉक्टरों को जानते हैं, आप उन्हें लिचुन की जांच क्यों नहीं करने देते? पैसे नहीं हैं। जू हुओ ने एक वाक्य सुनाया। देखो तुमने क्या कहा, मैं अभी भी भाई जू से पैसे मांग सकता हूँ। युआन याओ ने अपनी छाती थपथपाई, मेरा परिवार अमीर है इसलिए मैं चिकित्सा खर्च वहन करूंगा। सू हुओ ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उसके सामने बैठी पेंटिंग बनाने वाली लड़की की आंखें चमक उठी। उसने जू हुओ के सेल फोन की ओर इशारा किया और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया जैसे कि प्रार्थना कर रही हो। क्या तुम्हें मोबाइल फोन चाहिए? युआन याओ ने चुपचाप जू हुओ पर नजर डाली। उसे लगा कि बॉस के लिए पैसा कमाना मिनटों की बात होनी चाहिए। वह मोबाइल फोन खरीदने में भी कैसे सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन बॉस मित्रीय हो सकता है। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? उसने सावधानी से पूछा। जो तुम्हें चाहिए। सू हुओ ने चॉपस्टिक के साथ एक डिश खाए। ठीक है, मैं बाद में रात के खाने के बाद अपना फोन उठाऊंगा, युआन याओ ने सीधे तौर पर कहा। पेंटिंग करने वाली लड़की ने भौहें सिकोड़ ली और फोन पर तस्वीर खींचकर अंदर के कपड़ों और स्कर्ट की ओर इशारा किया। युआन याओ उसकी मुस्कुराहट से चकित हो गया और उसने अपने बेवकूफ गुणों को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए सब कुछ खरीदा और खरीदा। रात के खाने के बाद वे तीनों पहले मोबाइल फोन की दुकान पर गए, फिर वाणिज्यिक सड़क पर और अंधेरा होने तक खरीदारी की। लगभग समय आ गया है। सू हुओ जो विश्राम क्षेत्र में बैठा था उठा और युआन याओ और हुआनु को बुलाया, चलो चले। हुआनु पहले से ही मोबाइल फोन के बुनियादी कार्यों से परिचित है। उसने मेमो खोला और जू हुओ को भेजने के लिए तुरंत एक पंक्ति टाइप की। कोई हमारा पीछा कर रहा है, मुझे पता है। सू हुओ ने सिर हिलाया और युआन याओ को कुछ बैग ले जाने में मदद की। चलो पहले आपके घर चलते हैं। वे शॉपिंग मॉल से निकले और एक टैक्सी में बैठे और सड़क पर खड़ी एक टैक्सी धीरे धीरे उनके पीछे चल रही थी। फोन चलाने वाले पतले आदमी ने फोन किया, सिस्टर निंग, मुझे एक व्यक्ति मिला जिससे एजियो की गंध आ रही थी। ये वही होगा? आजियो ने उससे झूठ बोला था। मैं अब उसका पीछा करूंगा और जब मैं आऊंगा तो आपसे संपर्क करूंगा। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। अध्याय 63 ईमानदारी से बोले ताकि पिटाई ना हो। वाह, इतने सारे कमरे। टैक्सी एक विला के सामने रुकी और पेंटिंग करने वाली लड़की खिड़कियों की पंक्तियों को देखकर आश्चर्य से बोली, घर आरामदायक होने के लिए बड़ा होना चाहिए। युआन याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बाद में जिसमें भी रहना चाहें उसे चुन सकते हैं। वे आज रात उसके घर पर रुकने के लिए कार में सहमत हुए। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, हुआनु अपने नए खरीदे हुए कपड़े पहनने के लिए बाथरूम में चली गई। युआन याओ ने जू हुओ को एक कप चाय पिलाई, फिर कंप्यूटर पर चले गए और काम करना शुरू कर दिया। ये खाता पता अभी भी एन्क्रिप्टेड है। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसे भी इसमें दिलचस्पी हो गई। सामान्य तौर पर यह व्यक्ति सरल नहीं होना चाहिए। सू हुओ ने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर फड़फड़ाते हुए देखा और अनुमान लगाया कि वह कुछ देर तक परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वह उठा और नीचे से ऊपर तक 3 मंजिला विला की जांच की। तीसरी मंजिल पर खिड़की पर खड़े होकर उसने देखा कि 10 मीटर दूर एक पुराने पेड़ पर 5 नंबर तैर रहा था और यह अभी भी ऊपर उठ रहा था और पलक झपकते ही यह 9 तक पहुंच गया। हत्या के इरादे से भरा हुआ। सू हुओ ने खिड़की बंद की और नीचे चली गई। ठीक है, युआन याओ लिविंग रूम में चिल्लाया, यह आदमी नौसिखिया होगा। फायरवॉल किसी और ने बनाया होगा। कंप्यूटर में सब कुछ एन्क्रिप्टेड नहीं है। मुझे कुछ दिलचस्प लगा। पवित्र तलवार समाज। सू हुओ ने कंप्यूटर स्क्रीन पर 3 तलवारों से बने त्रिकोणीय पैटर्न को देखा, विधर्मी पंथ। युआन याओ ने कंप्यूटर पर चैट रिकॉर्ड पलटे, ऐसा लगता है कि यह एक खिलाड़ी संगठन है। ये लड़का हमेशा से इसमें शामिल होना चाहता था। हाल ही में ऐसा लगता है कि उसने नामांकन का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। वह अब एक आधिकारिक सदस्य है। कैसा प्रमाण पत्र? ऐसा लगता है कि क्लब में शामिल होने के लिए प्रॉप्स, टिकट आदि के लिए आपको होली स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ भुगतान करना होगा। युआन याओ ने रुकते हुए कहा, इस आदमी ने मछली पकड़ने की एक पोस्ट की। क्या ये होली स्पोर्ट्स सोसाइटी खिलाड़ियों का शिकार कर रही है? सू हुओ ने खिड़की से बाहर देखा, देर हो रही है, चलो कल बात करते हैं। दोनों अपने कमरे में लौट आए और जल्द ही विला में एक के बाद एक लाइटें बंद कर दी गईं और पूरा विला अंधेरे में डूब गया। 1 घंटे बाद एक बिल्ली जैसी आकृति चुपचाप विला में घुस गई। उसकी हथेलियां नीचे कुछ छूती थी, उसकी पीठ ऊंची झुकी हुई थी और वह एक असली बिल्ली की तरह दीवार के साथ जू हुओ के कमरे की खिड़की तक रेंगता था। खिड़की को धक्का देकर खोला, वह चुपचाप नीचे उतरा और बिस्तर पर उभरी हुई छाया पर अपने तेज पंजे दिखाए। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक दीवार से एक काली छाया उठी जिसने उसके सिर को हवा की तरह घेर लिया। हेइंग चौंक गई, लेकिन छूने के बाद उसे पता चला कि वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। उसे उम्मीद थी कि उसका पता चल गया है, इसलिए उसने उसे एक पंजे से फाड़ दिया और बड़े बिस्तर की ओर दौड़ पड़ा। इस समय बिस्तर पर लगी गोलियां उसके सामने के चेहरे को ढांकते हुए दूर जा गिरी। काली छाया अचानक रुक गई और पीछे हटने ही वाली थी, लेकिन एक पैर अचानक रजाई के बीच से होकर उसके पेट से टकराया। इस लात से उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा और वह सामने की दीवार से जा टकराया। उसके उतरने से पहले एक रेशा कमरे से गुजरा, उसकी दाहिनी कलाई पकड़ ली और उसे दीवार से चिपका दिया। हेइंग के नाखून खींच गए, लेकिन वह तंतुओं को नहीं काट सका। इसी समय कमरे की लाइट अचानक जल गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। तभी उसे एहसास हुआ कि जू हुओ कमरे में अकेली नहीं थी, सिवाय कोने में खड़ी मैले कुचले कपड़ों में एक महिला के अलावा बिस्तर के नीचे से एक और खोदकर निकाला गया है।
युआन याओ ने अपना चेहरा धूल से ढक लिया, खांसते हुए मकान मालिक की खराब सफाई व्यवस्था के बारे में शिकायत की, दीवार की ओर देखा और अचानक हंसे। मैंने इसे पकड़ लिया। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मॉल से पूरे रास्ते हमारा पीछा किया? मैं भी उसे नहीं जानता। उसने हमारा पीछा क्यों किया? हमेशा एक कारण होता है। सू वो बिस्तर से बाहर निकला और पतले आदमी की ओर देखा। ये पता चला कि उसके पास अभी भी जानवरों के लक्षण हैं। क्या आप होली स्पोर्ट्स सोसाइटी से हैं? पतले आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन तीनों के चारों ओर अपनी आंखें घुमाई। अचानक उसकी पुतलियां खड़ी हो गईं और फिर वह एक बिल्ली की तरह उल्टा हो गया, और जब उसके हाथ तंतुओं से मुक्त हो गए तो वह भी उल्टा लटक गया। दीवार, हाथ पैरों पर उगे लंबे लंबे नाखून नुकीले पंजों की तरह दीवार में गहराई तक धंसे हुए हैं। धिक्कार है, तुम एक जानवर बन गए हो। युआन याओ चिल्लाया और पीछे हट गया। वह दुबला पतला आदमी अपने गले से जानवर की तरह दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटा। मैं सीखने में अच्छा नहीं हूँ। जू वो ने आगे छलांग लगाई, युआन याओ को खींच लिया, उसका हाथ हवा में पकड़ लिया और आगे बढ़ गया, और जब वह जमीन पर गिर गया तो उसने अपना पैर उठाया और जमीन पर जोर से मारा। बूम! 1 फुट गहरे निशान को जबरदस्ती जमीन पर पैर रखा गया और जो पतला आदमी सबसे पहले मुड़ा वह बिस्तर पर कूद गया। जब उसने पैरों के निशान देखे तो वह डरे बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर उठाया और उन ठंडी आंखों से मिला। एक जानवर की प्रवृत्ति ने उसे भागने का विचार दिलाया। जू हो, जो विला में उसका इंतजार कर रही थी, उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? अपने लंबे पैरों के झटके से उसने उसे बिस्तर पर पलट दिया, उसका बायां हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। एक क्लिक के साथ पूरा हाथ कमजोर होकर नीचे गिर गया। ओह! दुबले पतले आदमी ने दर्द से कराहते हुए कहा और अपने बैकहैंड से जू हो का चेहरा पकड़ लिया, लेकिन उसने बीच हवा में जू हो की कलाई पकड़ ली। उसने अपना ऊपरी शरीर उठाया, अपने पैरों से उसे लात मारी और उसके सिर पर प्रहार किया। वह बिना पीछे देखे खिड़की पर कूद गया। इस समय युआन याओयान, जो कहीं से भी प्रकट हुआ, ने तुरंत एक स्टूल स्थापित किया और पतला और छोटा आदमी सीधे स्टूल में फंस गया, उसका सिर खिड़की पर अटक गया। भाई जू, जल्दी करो, मैंने उसे पकड़ लिया। जू वो खिड़की के पास आया और उसे वापस पकड़ने ही वाला था कि अचानक खिड़की के नीचे से कुछ काले सांप निकले और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर जोर से चोंच मारी। झुनझुनी की अनुभूति के कारण उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और जब उसने नीचे देखा तो उसके हाथ के पिछले हिस्से पर कोई घाव नहीं था। ठीक इसी समय उस दुबले पतले आदमी को कई लंबे काले सांपों ने कमरे से बाहर खींच लिया। छोड़ना चाहते हैं? सू वो ने अपना खंजर निकाला और बाहर कूद गया। ठंडी रोशनी की चमक के साथ उसने हवा में कई काले सांपों को काट डाला। उसने उस दुबले पतले आदमी को जमीन पर दबाया, लेकिन पाया कि जमीन पर गिरा काला सांप बालों की कुछ स्लिटों में बदल गया। और मेडुसा! उसके सामने एक महिला की आवाज सुनाई दी। उसने अचानक अपना सिर उठाया और अप्रत्याशित रूप से लालटेन की तरह लाल रंग की आंखों की एक जोड़ी से मुलाकात की और एक विशाल अजगर ने अपना मुंह खोला और उसे काट लिया। सू वो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सांप की छाया में छिपकर आ रहे व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने अपने पैरों के नीचे वाले व्यक्ति को लात मारकर दूर फेंक दिया और खंजर को अपने हाथों से दूर फेंक दिया। दो छोटे सांपों ने बीच हवा में खंजर को रोक लिया और उस पर धमकी भरे अंदाज में फूंकारने लगे। सू वो ने अपने सिर के ऊपर से काटे गए विशाल अजगर को नजरअंदाज करते हुए दो छोटे सांपों को पकड़ लिया और सामने वाले व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। जब उसने प्रतिद्वंद्वी का गला पकड़ लिया तो विशाल अजगर के प्रेत ने उन्हें लपेट लिया, लेकिन जमीन को छूते ही वह धुएं जैसी राख में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। बाल! जू वो ने लापरवाही से काले बालों की 2 लंठें फेंक दी और अपने नीचे संघर्ष कर रही महिला की ओर देखा। मैं फिर से पूछूंगा, क्या आप होली स्पोर्ट्स सोसाइटी के सदस्य हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं एक खिलाड़ी हूँ? कैसी पवित्र तलवार सोसाइटी, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। टखने तक लंबी काली चोटियों वाली महिला मुश्किल से हौंफ रही थी। उसने हताश होकर जू वो का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखें नफरत से भरी थी। जाहिर तौर पर तुमने मेरे भाई को पकड़ लिया, तुमने उसे कहां से पकड़ा? यदि तुम उसे मारोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सू वो ने उसे बोलने से रोकने के लिए दूसरे हाथ से उसके गालों पर चुटकी काट ली। तुम सब मेरे हाथ में हो, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? सच बोलो, कहीं पिट न जाओ। पिछले अध्याय को थोड़ा संशोधित किया गया है और यह पढ़ने को प्रभावित नहीं करता है। अध्याय 64 शुभ सहयोग। जो निंग, जिसके चेहरे पर चुटकी ली गई थी, ने उसे अपमान की दृष्टि से देखा। सिस्टर निंग को जाने दो। उसके बगल वाला पतला आदमी दौड़कर आया। अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं उसे कुचलकर मार डालूंगा। सू वो ने उसे एक हाथ से जमीन से उठा लिया। दुबले पतले आदमी ने आशंकित होकर उसकी ओर देखा। तुम क्या जानना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने उस पवित्र तलवार समाज के बारे में कभी नहीं सुना है जिसका आपने उल्लेख किया है। हम बहन निंग के छोटे भाई को खोजने आए थे। आपकी गंध जियो जैसी है, इसलिए मैंने उसका अनुसरण किया। गंध? सू वो ने बटुए के बारे में सोचा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो कहा वह सच है? मैंने झूठ नहीं बोला। दुबले पतले आदमी ने अपना फोन निकाला और उसे खंगाला और जू वो के पैरों पर फेंक दिया। मेरे पास चैट हिस्ट्री का बैकअप है। जियो ने टिकटॉक के व्यापार के लिए अपॉइंटमेंट लिया और फिर गायब हो गया। सू वो ने नीचे देखा और ऊपर का पता पुराने शहर में होटल के पास था। मैंने 2 दिन पहले यहाँ एक बटुआ उठाया था और आज उसे पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। क्या? जो निंग शर्मा गई, बोलने में संघर्ष कर रही थी। जू वो ने जाने दिया और उतरने के बाद उसे तुरंत एक तस्वीर मिली। क्या यह ऐसा है? शैली वही है, भूरा। जब जू वो ने उन दोनों की मूर्खता देखी तो अपनी भौहें ऊपर उठाई। आपने आकर मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, भले ही आपको मामला समझ में न आया हो। मेरे साथ आओ। युआन याओ और हुआनू दरवाजे पर उत्साह देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने लड़ना बंद किया वे तुरंत जू वो को घेरने के लिए बाहर भागे। भाई जू ताकतवर है, तुम्हें कैसे पता कि सांप नकली है? जब वह बाहर आया तो तुमने मुझे डरा दिया। छवि का कोई अस्तित्व नहीं है और जमीन पर कोई निशान नहीं है। जू वो ने हल्के से कहा। गंध और हवा की दिशा सब गलत है। मैंने अंदर एक व्यक्ति को भी देखा। यह असली सांप कैसे हो सकता है? जो निंग, जो अभी भी मोबाइल फोन पकड़े हुए जू वो के शब्दों की प्रामाणिकता पर संदेह कर रहा था, उसने आश्चर्य से अपनी पीठ की ओर देखा। उनकी विशेषताएं 3D फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक यथार्थवादी थीं और आमने सामने की मुलाकात में उन्हें बहुत सारी खामियां दिखीं। क्या इस क्षमता वाला खिलाड़ी P0 इवोल्यूशन एजेंट की एक बोतल के लिए किसी को मार डालेगा?
सिस्टर निंग, पतले आदमी ने उसे बुलाया। जाना। जो निंग ने अपने दांत पीस लिए और उसका पीछा किया। हॉल में लाइटें फिर से चालू कर दी गईं और वह तेज रोशनी से जगमगा उठा। जो निंग और वह पतला आदमी जिसकी बाहें जुड़ी हुई थी सोफे पर बैठे थे और पेंटिंग करने वाली लड़की उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई, मानो मेहमानों का स्वागत कर रही हो। सू वो ने देखा कि पतले आदमी ने पेंटिंग करने वाली लड़की के फटे हुए ब्लाउज को अनियंत्रित रूप से देखा और अपनी ठुड्डी से उसकी ओर इशारा किया, कपड़े बदलकर बाहर आओ। वे बंदी हैं और उन्हें तरजीही उपचार की आवश्यकता नहीं है। हुआनू ने तुरंत अपना चेहरा हटा लिया, सारी चाय और नाश्ता ले लिया और इसके बजाय युआन याओ को दे दिया। युआन याओ ने नाश्ते का एक टुकड़ा लिया और दुबले पतले आदमी की आंखों पर नजर डाली। यदि आप लड़ते हैं तो आपको कड़ी लड़ाई करनी चाहिए। यदि आप कोई कपड़ा फाड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन आप महिलाओं के कपड़े भी फाड़ते हैं। क्या आप तोड़फोड़ कर रहे हैं और लोगों की हत्या करना या उन्हें लूटना? दुबले पतले आदमी का चेहरा लाल और सफेद हो गया। कब उसने पेंटर के कपड़े फाड़ दिए उसे पता ही नहीं चला। पेंटिंग करने वाली लड़की एक सेकंड में दृश्य में आई, अपने आंसू पोंछे और कपड़े बदलने चली गई। दुबला पतला आदमी घबरा रहा था। मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, सू वो ने उन्हें टोकते हुए कहा, यदि आपका छोटा भाई भी एक खिलाड़ी है तो वह कालकोठरी में प्रवेश कर सकता है। वहां एक यादृच्छिक कालकोठरी है और किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। क्या आप नहीं जानते? जो निंग 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। बेशक हम इंटरनेट पर खबरों के बारे में इतनी तेजी से जानते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसे धोखा दिया गया था। लगभग 5 या 6 दिन पहले वह पुराने शहर गया था और कभी वापस नहीं आया और फोन नहीं मिल सका। इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैंने बाहर जाने और टिकटों का व्यापार करने के लिए किसी के साथ अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने एक यादृच्छिक प्रति दर्ज कर दी। एक्स फोरम में उसके खाते का नाम क्या है? सू वो ने पूछा। जो निंग ने आश्चर्य से खाते का नाम बताया और कहा, आपको कैसे पता कि मंच पर उसका खाता है? क्या आप उससे मिले हैं? यह देखकर कि दोनों ने जू हुओ को संदेह से देखा, युआन याओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुमने मेरे भाई जू को कालकोठरी में अपनी शक्ति दिखाते हुए नहीं देखा? अपनी क्षमता के साथ वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जिसके पास दवा की कमी है। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी नोटबुक घुमाई। क्या आपने इसे देखा? ये वह खिलाड़ी था जो हाल ही में होली स्पोर्ट क्लब में शामिल हुआ था, जिसने आपके भाई को बाहर निकाला। क्लब में शामिल होने से पहले उसकी आखिरी पोस्ट में आपके भाई का जवाब था। वह शायद आपके भाई को ले गया था एक मोहरे के रूप में। वोट करें। जो निंग ने तुरंत खुद को कंप्यूटर के सामने फेंक दिया, चैट रिकॉर्ड को ध्यान से पढ़ा और धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। खासकर जब उसने देखा कि अंत में क्लब में शामिल होने के लिए होली स्पोर्ट को दवा से उत्तर मिलेगा, तो उसकी आंखें लाल हो गई। उत्तेजित होकर उसने दांत पीसकर कहा, पवित्र तलवार समाज। क्या बात है? दुबला पतला आदमी उत्सुकता से चिल्लाया, यदि तुमने एजीओ पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं इन अमानवीय चीजों को मार डालूंगा। यह आप पर निर्भर करता है। युआन याओ ने अपनी आंखें घुमाई। जो निंग ने गहरी सांस ली और जू हुओ की ओर शांति से देखा। मिस्टर जू, हमें ये सुराग बताने के लिए धन्यवाद। आज जो हुआ वह हमारी गलती है और हम नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आप होली स्पोर्ट सोसाइटी की भी तलाश कर रहे हैं, हम सहयोग कर सकते हैं। सू वो ने उसे रुकने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे बस गलती से पता चला कि होली स्पोर्ट सोसाइटी खिलाड़ियों का शिकार कर रही थी और मैंने सोचा कि होली स्पोर्ट सोसाइटी के लोग मेरे पीछे थे। चूंकि कोई कपानी नदी के पानी में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए ऐसा होता है। मुझे उन्हें उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पवित्र तलवार टिंगचेंग में सक्रिय होगी तो देर सवेर यह आपको खतरे में डाल देगी। पतले आदमी ने हैरान होकर कहा, अगर वे उन्नत खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए औषधि और सामान इकट्ठा करते हैं तो क्या हमारे जैसे सामान्य खिलाड़ी अधिक खतरनाक नहीं है? सरकार को इस तरह की चिंता करनी चाहिए। सू वो मुस्कुराया। आप। पतला आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जो निंग ने उसे रोक दिया। टाइगर। हुजी ने उसकी ओर देखा और गुस्से से पीछे हट गई। मिस्टर जू, चूंकि आप हमें होली स्पोर्ट सोसाइटी की खबर बताने के इच्छुक हैं तो इसका कोई कारण होगा। जो निंग ने दृढ़ता से कहा, अगर यह सिर्फ एक साधारण लेन देन है तो होली स्पोर्ट सोसाइटी के लोग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं लोगों को बचाने के अपने इरादे को प्रकट करता हूं तो होली स्पोर्ट सोसाइटी निश्चित रूप से मुझे और हुजी को पकड़ने का एक रास्ता खोज लेगी और कई खिलाड़ी निश्चित रूप से दिखाएंगे। तब तक मैं एक चारा बन सकता हूं। जब तक आप मेरे भाई को बचाते हैं तब तक आपको मिलने वाले सभी सामान और औषधियां आपकी होंगी। ये कैसा रहेगा? सू वो ने उसकी ओर सराहना भरी दृष्टि से देखा। आप एक चतुर व्यक्ति हैं। जो निंग ने राहत की सांस ली। तुम्हारे पक्ष में कितने लोग हैं? सू वो ने पूछा। जो निंग ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मुझे और हुजी को मिलाकर कुल 4 लोग हैं। जू वो ने सिर हिलाया। आपकी विशेषताएं बहुत दिलचस्प है। जो निंग ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी विशेषताएं वास्तविक युद्ध में बहुत उपयोगी नहीं है। यदि आप पहली बार उनका सामना करते हैं तो आप डर सकते हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा सकते। विशालकाय अजगर महज एक प्रेत है। हालांकि छोटा सांप चल सकता है, लेकिन ये लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता। मेडुसा में लोगों को भयभीत करने की क्षमता होनी चाहिए। सू वो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह अफसोस की बात है कि मेरी विशेषता पुरानी मेडुसा है। यदि मेडुसा के साथ कोई संबंध है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बाल सांप में बदल सकते हैं। जो निंग ने उसकी लंबी चोटी को सहलाया। जू वो ने कुछ देर सोचा, हेयर रिस्टोरर निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। वापस जाओ और कोशिश करने के लिए एक विशाल जगह ढूंढो। आप लोग आज वापस जाएं। फिलहाल इस व्यक्ति से संपर्क न करें। मैं मदद के लिए कुछ लोगों को ढूंढूंगा और मैं आपको कल विवरण के बारे में सूचित करूंगा। जो निंग आश्चर्यचकित था, लेकिन औषधि का वर्णन देखने के बाद थोड़ा घूर कर बोला, यह मुझे सचमुच दे दो। क्या तुम्हें डर है कि मैं चीजें लेकर भाग जाऊंगा? अगर मैं इसे तुम्हें देने की हिम्मत करूं तो मुझे तुम्हारे भाग जाने का डर नहीं है। सू वो ने उसे पुलिस स्टेशन का स्थान बताया। जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या सच कह रहा हूं और हमें सहयोग करने में खुशी होगी। जो निंग ने उससे हाथ मिलाया और स्तब्ध होकर विला छोड़ दिया। अध्याय 65 शिकार करने वाले खिलाड़ी। भाई जू, क्या आप सचमुच उन पर विश्वास करते हैं?
युआन याओ ने ऊपर जू हो का पीछा किया। हालांकि उन्होंने जो कहा वह झूठ नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं है और उनके साथ सहयोग करना थोड़ा नुकसानदेह है। और तुमने उन्हें औषधि दी, क्या होगा यदि वे हमारा ध्यान हम पर फेर दे? ये प्रारंभिक निवेश आवश्यक है। जू वो बहुत चिंतित नहीं थी, आपको कल रहने के लिए दूसरी जगह मिल सकती है। युआन याओ एक पल के लिए ठिठक गया, क्यों? क्या यहाँ अच्छा नहीं है? वातावरण अच्छा और शांत है। हाँ, कोई अंदर आया और तुम्हें मार डाला। 10 दिन और आधे महीने के बाद शायद किसी को शव नहीं मिलेगा। जू वो ने हल्के से कहा। युआन याओ कांप उठा, हटो, तुरंत हटो। अगली सुबह जू वो ने मकान मालिक के साथ किराया तय किया और पुराने शहर के केंद्र में एक आवासीय क्षेत्र में चले गए। इस स्थान पर बहुत अधिक यातायात है, समुदाय की सुरक्षा की काफी गारंटी है और परिवहन सुविधाजनक है, इसलिए चीजें करना सुविधाजनक है। सू वो के पास स्थानांतरित करने के लिए बहुत सी चीजें नहीं थी, इसलिए युआन याओ और हुआनू ने मूल रूप से काम किया। युआन याओ कल रात बिस्तर के नीचे छिप गया और उसने हुआनू की तस्वीर को कागज में तब्दील होते नहीं देखा। उसे स्पष्ट रूप से सामान ले जाते हुए देखकर वह जू हुओ की मदद नहीं कर सका और उसने अंगूठा ऊपर कर दिया। बिग ब्रदर अलग है, महिलाओं के साथ पुरुषों जैसा व्यवहार करने का एक मॉडल। नए किराए के घर में बसने के बाद जू हुओ ने युआन याओ और हुआनू को जोनिन के निवास पर एक साथ जाने के लिए कहा। जोनिन एक पुनर्वास समुदाय में रहता है। पुराना समुदाय छोटा और जीर्ण शीर्ण है। हर घर लोहे की सलाखों से सुसज्जित है। खिड़कियों पर या तो गमले में लगे पौधे हैं या कपड़े हैं जो दृष्टि के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। प्रत्येक घर के अंदर की स्थिति को बाहर से देखना कठिन है। मैं यहाँ हूँ। जू हुओ ने दोनों तरफ की इमारतों में छिपे लोगों को सटीक रूप से पकड़ लिया और फोन पर कहा। जल्द ही 2 युवा लोग नीचे आए, एक तेज चेहरे और शरारती भौं वाला आदमी, उसकी आंखें कुछ कदम तक घूमती रहीं, और दूसरा एक छात्र की तरह लग रहा था, लेकिन वह मोटे तलवों वाली ऊंचाई की जोड़ी पहने हुए झुका हुआ था, जूते बढ़ाना, और वह बहुत ऊर्जावान देवता नहीं थे। आप जू हुओ हैं? तेज चेहरे वाले व्यक्ति ने जू हुओ के तीनों को देखा और अपनी ठुड्डी उठाई, मेरे साथ आओ। दोनों आगे आगे चले। जू हुओ उनके पीछे पीछे चला और पांचों अंदर एक इमारत में घुस गए। चौथी मंजिल पर एक घर के सामने रुक गए और दरवाजा खटखटाने के तुरंत बाद ताला खोलने की आवाज आई। जिसने दरवाजा खोला वह हुजी थी जो कल विला में आई थी। उसने पहले कुछ लोगों को अंदर आने दिया, दरवाजा बंद करने से पहले गलियारे में सूंघा। मैं आपका परिचय करा दूं, ये तियानयून यू जियाओयू है। हुजी ने कहा। तियानयू टैक्सी चलाता था, जियाओयू ने हाई स्कूल छोड़ दिया था और वह और ए जियाओ सहपाठी हैं। सू वो ने सिर हिलाया, जमीन पर बिखरे टूटे बालों पर नजर डाली। झो निंग कहाँ है? सिस्टर निंग बाथरूम में है। जैसे ही हुजी ने बात की, झो निंग हाथ में ताजी कटी हुई चोटी पकड़े हुए थकावट में थोड़ा उत्साह के साथ बाहर आई। मिस्टर जू, आप यहाँ हैं? सू वो ने उसे हेयर रिस्टोरर के प्रभाव के बारे में नहीं पूछा और सीधे मुद्दे पर चली गई। मेरे दोस्त ने पहले ही उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसने मछली पकड़ने की पोस्ट की है, और एक ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढ लिया है जिस पर पवित्र तलवार सोसाइटी होने का संदेह है। पोता मिल गया। कहाँ है? हुजी ने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा। पहले सुनिए कि मिस्टर जू क्या कहना चाहते हैं। झो निंग ने उसे रोका और जू हुओ को जारी रखने का संकेत दिया। वे दोनों खिलाड़ी हैं। वे अपने व्यवसाय और विशेषताओं को नहीं जानते हैं और मैं आपके व्यवसाय और विशेषताओं को नहीं जानता। क्या आप चारों उन्हें निश्चित रूप से पकड़ लेंगे? सू हुओ ने पूछा। क्या हम चारों 2 खिलाड़ियों से निपट नहीं सकते? हुजी ने कहा। मिस्टर जू, आप सचमुच हमें कम मानते हैं। आप दोनों ने मिलकर कल रात भाई जू को नहीं मारा। युआन याओ ने अपने बगल में चाकू रखा। हुजी ने शर्मिंदा होकर कहा, यह अलग है। ये कुछ भी अलग नहीं है। जू हुओ ने सिगरेट जलाए। इवोल्वर्स ने देर सबेर खेल में प्रवेश किया। आप नहीं जानते कि प्रतिद्वंद्वी ने कितनी प्रतियां पास की हैं, क्या उनके पास शक्तिशाली प्रॉप्स हैं, या क्या उनकी अपनी पेशेवर विशेषताएं मजबूत हैं या नहीं। मेरे हाथ में हाथापाई से लड़ने के उपकरण नहीं है और मैं अपनी विशेषताओं से आप दोनों को हरा सकता हूँ। क्या आप आश्वस्त हो सकते हैं कि होली स्वॉर्ड सोसाइटी के लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते? यदि दूसरे पक्ष के हाथ में सुपर प्रॉप्स हैं तो आप उनसे कैसे निपटने की योजना बनाते हैं? क्या आपने कभी ऐसे नरभक्षी खिलाड़ी का सामना किया है जो कालकोठरी से बच गया हो? कुछ सवालों ने झो निंग और अन्य लोगों के दिलों को, जिन्होंने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था, ढोल बजाने पर मजबूर कर दिया, और तेज तर्रार व्यक्ति तियानयून ने कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार क्या हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। सू हुओ ने कालिक को झटका दिया। चूंकि हम एक खिलाड़ी संगठन से लड़ने जा रहे हैं, इसलिए प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन मुद्दों पर पहले से विचार किया जाना चाहिए। क्या आपके पास एक समाधान है? यू जियाओयू ने कमजोरी से कहा। हम बिना किसी जोखिम के झो जियाओ को बचा सकते हैं। कोई अचूक तरीका नहीं है। सू हुओ ने रुककर पूछा, आप में से केवल हु वेनहु ही हाथापाई में अच्छा है? आप चारों एक दूसरे को देखते हैं और झो निंग ने कहा, तियानयू, जियाओयू, मुझे अपनी विशेषताओं के बारे में बताएं। वास्तविक युद्ध की स्थिति में प्रवेश करने के बाद विशेषताओं को देखना आसान होता है और सामान्य दिशा के बारे में बात करने में कोई समस्या नहीं होती है। मेरी विशेषता केवल इतनी है कि मैं तेज हूं और मेरी कूदने की शक्ति सामान्य विकासवादियों की तुलना में कमजोर है। तियानयून दाओ, लेकिन गति सामान्य विकासवादियों की तुलना में दोगुनी तक पहुंच सकती है। मेरा शरीर बहुत हल्का हो सकता है और मैं घास की नोक पर चल सकता हूँ। यू शियाओयू ने कहा, ये कुछ मार्शल आर्ट में घास पर उड़ने जैसा है, लेकिन इस फीचर के सामने आने के बाद मैं बहुत कमजोर हो गया और मेरे हाथ और पैर आसानी से टूट गए। तुम्हारा चरित्र बेकार है। युआन याओ ने अपने होंठ थपथपाए। सू हुओ ने अपने जूतों की ओर देखा। क्या सोल में कुछ जोड़ा गया है? यह एक लोहे का ब्लॉक है। यू जियाओयू ने कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हालांकि मैं अभी भी सामान्य रूप से चलता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शरीर बहुत हल्का है और मुझे इसकी आदत नहीं है, इसलिए मैंने कुछ जोड़ा। क्या तुमने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की है? सू हुओ ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या आपने पार्कोर देखा है? यू जियाओयू ने सिर हिलाया, लेकिन सिर्फ दौड़ना बेकार है। यह उपयोगी है। जैसे ही जू हुओ कुछ कहने ही वाला था, अचानक फोन बज उठा और उसने फोन उठाया। ये हुआंग जुंजी था। क्या चीजें बदल गई हैं? नहीं, कल रात जू हुओ का फोन आने के बाद हुआंग जुंजी रातों रात अगले शहर से आए।
वह सुबह सुबह मछली पकड़ने वालों पर नजर रखने गया। वो वही था जिसने पता लगाया कि मछली पकड़ने वाले खिलाड़ी त्रिकोणीय तलवार टैटू वाले एक अन्य व्यक्ति के संपर्क में थे। दूसरा नरभक्षी खिलाड़ी है, उन्होंने कहा। उस तारानकन ने किसी को मार डाला। सू वो ने भौहें चढ़ाई। क्या कोई जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे थोड़े समय में अपना निवास छोड़ देंगे। आपके साथ क्या स्थिति है और आप ऐसा कब करने की योजना बना रहे हैं? सू वो ने खिड़की से बाहर देखा। क्या तुमने अंधेरे के बाद यान जियायू को देखा? हुआंग जुंजी के अलावा उन्होंने यान जियायू और लियू जिया से भी संपर्क किया। ऐसा हुआ कि उनमें से किसी ने भी कालकोठरी में प्रवेश नहीं किया और लियू जिया पहले ही उस स्थान पर जा चुका था जिसकी उसने पहले से व्यवस्था की थी। वह कुछ देर से चल रही है और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह सनशाइन एवेन्यू के किनारे निर्माण स्थल पर पहुंच गई है। ठीक है, जैसे ही हम तैयार होंगे हम चल देंगे। जू वो ने फोन रख दिया और जो निंग और अन्य की विशेषताओं के अनुसार समूह को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। जो निंग और युआन याओ हुआंग जुंजी से मिलने गए, जबकि हु वेनहु, तियानयू और यू जियाओयू ने उसका पीछा किया। अध्याय 66 पुराना मेडुसा। रात गहराती जा रही है और इस समय आसमान ठंडा हो रहा है। आमतौर पर कई लोग छाया का आनंद लेने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन हाल ही में सुरक्षा अच्छी नहीं है। अंधेरा होने पर कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता और दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती हैं। जेआई समुदाय की 6ठी मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट में तीखे मुंह और बंदर जैसे गालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बर्तन की ओर देखा। उसके गाल पिचके हुए, उभरे हुए और फूले हुए थे और उसने मतली को वापस निकल लिया। उसके सामने एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा था जो दाएं बाएं काट रहा था, खाने के बाद अपना क्रूर रूप दिखाते हुए अपने चेहरे पर एक क्रूर चेहरा बना रहा था। उसके हाथ में लोहे के 2 बड़े कटोरे थे और दाढ़ी वाले आदमी को खाना खत्म करने के बाद प्लेट में टुकड़े दिखाई देते थे। टूटे हुए दांत। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने मुंह पर तेल के दाग पोंछे और अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। यह अच्छा नहीं है, तुम मेरे सामने ऐसे ही ठीक हो, उन्हें यह मत देखने दो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत हाँ कहा और दाढ़ी वाले व्यक्ति के लिए शराब डाली। भाई जाओ, मैं हमारी पवित्र तलवार सोसाइटी के अन्य सदस्यों से कब मिल पाऊंगा? ठीक है, होली स्वॉर्ड सोसाइटी ने मुझे आपसे संपर्क करने के लिए भेजा था। मैंने आपको पहचान लिया होगा, लेकिन खैर आपको अभी भी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। भाई झाओ ने आत्मसंतुष्टता से कहा। हमारी होली स्वॉर्ड सोसाइटी कोई जंगली क्लब नहीं है। हालांकि हमने अभी तिनचेंग में एक शाखा स्थापित की है, लेकिन ऊपर उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं। आप भाग्यशाली हैं। जब थोड़ी देर के बाद अधिक लोग होते हैं तो लोग पसंद करते हैं, आप निश्चित रूप से अंदर नहीं जा पाएंगे। हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी शर्मा गया। कैसे परीक्षण करें, मुझे बताओ भाई झाओ। क्या लोगों को मारना संभव है? भाई झाओ ने उसकी ओर देखा। हम खिलाड़ियों का शिकार करते हैं और हमें मिलने वाले प्रॉप्स और दवाओं का आधा हिस्सा होली स्वॉर्ड सोसाइटी को सौंप दिया जाएगा और बाकी आधा हम अपने पास रखेंगे। यदि आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो समाज सख्ती से प्रशिक्षण देगा। वहाँ सभी औषधियाँ और प्रॉप्स हैं जो आप चाहते हैं। भाई झाओ, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। आप जो भी मुझे करने के लिए कहेंगे मैं वह करूंगा। मेरा भी पेट भर गया है। भाई झाओ ने अपने होंठ थपथपाए। मैं रात को सो नहीं सकता। अधेड़ उम्र का आदमी जानबूझकर दराज के पास गया, एक छोटा सा कार्ड निकाला और फोन करने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जवाब दिया। यह एक युवा महिला थी। मैं नीचे रहता हूँ, क्या आपके घर से पानी टपक रहा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति को याद आया कि वास्तव में नीचे एक परिवार रहता था और वह उन्हें अधीरता से भगाने वाला था, लेकिन भाई झाओ ने कहा यह आपके दरवाजे पर नहीं आ रहा है, उन्हें अंदर बुलाओ। अधेड़ उम्र का आदमी बहुत खुश हुआ। उसने बिल्ली की आंखों से बाहर खड़ी एक लंबे बालों वाली महिला को देखा और तुरंत दरवाजा खोल दिया। हालांकि जैसे ही दरवाजा खोला गया, महिला के बाल समुद्री शैवाल की तरह बाहर निकल आए और उसके शरीर को मजबूती से ढंक दिया। सिर इतना ही नहीं, लहराते हुए लंबे बाल भी काले सांपों में बदल गए जो लिविंग रूम में भाई झाओ की ओर तैर रहे थे। भाई झाओ ने एक मांस चाकू उठाया और उन सांपों के सिर काट दिए जो उसे काट रहे थे। ये देखकर कि वे जमीन पर गिर गए और वापस बालों में बदल गए, उसने उपहास किया। एक हाथ से कुछ काले सांपों को पकड़ लिया, उन्हें लपेटने के लिए अपनी भुजाएं उठाई और फिर उन्हें जोर से खींचा। जो निंग ने दरवाजे की चौखट पकड़ ली और चाकू से उसके आधे बाल काट दिए, लेकिन नए बाल तेजी से उगाए। इस बार दोनों सांप आपस में जुड़कर काले सांप में बदल गए जो पहले से 2 या 3 गुना बड़े थे। लिविंग रूम भर गया। ये बहुत घृणित है। भाई झाओ ने कमरे में हिलती डुलती काली वस्तुओं को देखा और आह भरी। उसने बचने की बजाय चाकू हाथ में घुमाया और दरवाजे की ओर कूद पड़ा। जो निंग को अचंभित कर दिया गया और उसने तुरंत काले सांप को अपने पैरों को पकड़ने के लिए प्रेरित किया और फिर अनगिनत काले सांप उसकी ओर दौड़ पड़े और पलक झपकते ही उसे अपनी मम्मी में लपेट लिया। यह देखकर कि वह व्यक्ति नियंत्रण में था, उसे यह सोचकर थोड़ी राहत हुई कि इस खिलाड़ी से निपटना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसने कहा था। हालांकि जुहुओ की योजना ऐसी नहीं है, भले ही वह उस व्यक्ति को मार भी दे, लेकिन इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। बाल इतने कड़े हो गए कि उन्हें खींचा नहीं जा सका और अंदर लिपटा हुआ व्यक्ति हिल नहीं पाया। जो निंग स्थायी रूप से आगे बढ़ी, लेकिन फिर उसे अपने बालों की नोक से झुंझुनी महसूस हुई और तुरंत पीछे हट गई। उसके बाल सांप में बदल सकते हैं और जीवित हो सकते हैं। हालांकि यह असली मेडुसा की तरह भयावह नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी भावना को वापस लाया जा सकता है। लगभग उसी समय जब वह पीछे हटी, बालों का कोकून तेज ब्लेड से नीचे से ऊपर तक कट गया और फिर एक ठंडी रोशनी चमकी और चाकू जो मूल रूप से भाई झाओ के हाथ में था उसके चेहरे पर वार कर दिया। जो निंग चौंक गई, उसके बाल दरवाजे के हैंडल पर उलझ गए और उसे ब्लेड से बाहर खींच लिया। भाई झाओ ऊपर आए काले सांप से उलझ गया था। वह अपने चाकू से वार करता रहा और जब उसने पाया कि वे बाल उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते, तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। आप सामान्य खिलाड़ी वास्तव में सोचते हैं कि यदि आपके पास है एक विशेषता, आप दुनिया में अजय होंगे। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि एक आदमी कैसे बने। शब्द गिरने वाले थे, उसके पैरों की मांसपेशियां पत्थरों की तरह सूज गईं। उसने लगातार 3 या 4 पैरों के निशान जमीन पर रखे और जो निंग पर बुरी तरह से कूद गया। और मेडुसा। जो निंग की आंखें लाल हो गईं और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आकृति अपनी जगह से गायब हो गई। उसकी जगह एक खुले मुंह वाले अजगर ने ले ली जो संकीर्ण गलियारे में भीड़भाड़ में था, किसी के उसके मुंह में कूदने का इंतजार कर रहा था।
हालांकि उसे सांप के हमले का डर नहीं था, फिर भी उसने अचानक अपनी आंखों के सामने एक विशालकाय अजगर को आते देखा। भाई झाओ ने सहजता से हमले को रोक दिया, खुले जूता कैबिनेट के दरवाजे को पकड़ लिया और चाकू को रोकने के लिए किनारे से चिपके हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लात मारी। जल्दी वापस आओ। WTF। जब वह संदेह में था, युआन याओ, जो पहले से ही कमरे में प्रवेश कर चुका था और एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, पीछे से आया और उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। भाई झाओ, जो गटर में पलट गया था, घूम गया और छुरा घोंपने की मुद्रा में युआन याओ का गला पकड़ लिया। आप कौन है? काला सांप फिर से पीछे से आया, उसके हाथ, पैर और कमर को फंसाया और उसे पीछे खींच लिया, लेकिन उसने जाने नहीं दिया, मानो वह युआन याओ का गला घोंटकर मार डालना चाहता हो। जो निंग मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी अधेड़ उम्र का आदमी उसके बालों से मुक्त हो गया और उसके साथ कुश्ती करने के लिए दौड़ा और चिल्लाया, भाई झाओ, भागो, ये लोग होली स्पोर्ट्स सोसाइटी के लिए आ रहे होंगे। जो निंग की सांस फूल रही थी और उसने बालों में हेरफेर करके उस आदमी को ऊपर खींच लिया और उसे हवा में लटका दिया और भाई झाओ की गर्दन के चारों ओर और अधिक काले सांपों को लपेटने का निर्देश दिया। हालांकि इस समय भाई झाओ के हाथ में आधा हाथ लंबा एक छुरा दिखाई दिया और उन्होंने इसे लापरवाही से लहराया। उसने सभी काले सांपों को काट डाला। ऐसा मत सोचो कि केवल तुम्हारे पास ही सहारा है। जो निंग ने उसे युआन याओ पर चाकू से वार करते हुए देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसी क्षण हुआंग जुंजी ने खिड़की से छलांग लगा दी। उसने गमले में लगा एक पौधा उठाया और उसे छुरी पर फेंक दिया। भाई कलाए। युआन याओ भागने में सफल रहा। भाई झाओ 2 कदम पीछे हट गया। हुआंग जुंजी को खतरनाक तरीके से आते देख उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने उसे खिड़की से लात मारी और भाग गया। हुआंग जुंजी ने सोफा गिरा दिया और उन्हें कोई चोट नहीं आई। इसके विपरीत युआन याओ का गला जख्मी और जख्मी हो गया था। उसने खांसते हुए कहा, वह वास्तव में एक इंसान नहीं है। वह कमर में चाकू के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता है। जो निंग ने उस आदमी की मदद की और हुआंग जुंजी ने लिविंग रूम से बालकनी तक रक्त की मात्रा की जांच की और फिर हेडसेट में कहा, आदमी बाहर गया और कमर के पीछे चाकू मारा गया। उसकी दाहिनी ओर कंधरा हाथ टूट जाना चाहिए। यह कोई गंभीर चोट नहीं है। उसके हाथ में चाकू है, सावधान रहना। अच्छा ऐसा है। जीआई समुदाय के बाहर एक टैक्सी में जूहुओ ने जवाब दिया और हु वेनहु और उन 3 लोगों से कहा जो पहले से ही समुदाय के बाहर घात लगाकर बैठे थे, आप लोग कार्रवाई करें। प्रतिक्रिया मिलने के बाद उन्होंने कार स्टॉप की और निर्माण स्थल की ओर चल पड़े। अध्याय 67 लोगों के लिए व्यापार। झाओ शेंग 2 एयर कंडीशनिंग इकाइयों पर चढ़कर 6ठी मंजिल से नीचे कूद गया और जमीन पर गिर गया। किसी को अपना पीछा न करते देख उसे राहत महसूस हुई। जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक दूसरी मंजिल पर छाया से एक लंबी और पतली छाया दिखाई दी। केवल कुछ मानव विरोधी लंबे और नुकीले नाखूनों को अपनी आंखों के सामने लटकते हुए देखने का समय था और उसके चेहरे पर 3 खून के धब्बे दिखाई दिए। हु वेनहु विपरीत पेड़ की शाखा पर कूद गया, बिल्ली की तरह बैठ गया। उसकी खड़ी आंखें नीचे वाले व्यक्ति को घूर रही थी। झाओ शेंग ने शाप दिया, अपने पैरों पर बल लगाया और तेजी से समुदाय से बाहर भाग गया। काली दवा की एक बोतल ली और दौड़ते समय उसे अपने मुंह में डाल दिया। हु वेनहु चीते की तरह पेड़ों और घर की दीवारों पर कूद गया, उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों ने एक के बाद एक समुदाय छोड़ दिया। तियान यून अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरी तरफ से चमका, हवा में एक बात की छवि निकाली और झाओ शेंग द्वारा छोड़ी गई बोतल को उठाकर समुदाय से बाहर चला गया। उसी समय यू जियाओयू पास की आवासीय इमारत पर दिखाई दिया और इमारतों के बीच हल्के से दौड़ते हुए झाओ शेंग के प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया। यह क्षेत्र आवासीय भवनों से भरा है। आवासीय अपार्टमेंट घनी तरह से भरे हुए हैं और कई गलियां हैं। झाओ शेंग ने मूल रूप से छिपने के लिए जगह खोजने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर उसे थोड़े समय के लिए अपने पीछे के लोगों से छुटकारा मिल गया तो वह जल्द ही फिर से मिल जाएगा। और वह भाग रहा था। एक और खिलाड़ी अप्रत्याशित रूप से सामने आया। उनमें से 2 एक के पीछे बाईं ओर और एक के पीछे दाईं ओर थे। लानत है। उसकी कमर और कलाई के पीछे के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए और गति धीरे धीरे बढ़ती गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जब वह जुड़ा तो वह अंदर से चिल्लाया, बॉस, कोई हमारे पवित्र आदमी को बुलाना चाहता है। तलवार चलेगी, मुझ पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, पीछा कर रहे 2 लोगों में से एक ने अचानक गति बढ़ा दी और बाईं ओर से बाहर निकल गया और उसे सड़क के किनारे एक कूड़ेदान में पटक दिया। ओह, जानवर जैसी दहाड़ करीब आ रही है। झाओ शेंग ने उड़ते हुए मोबाइल फोन को नजरअंदाज कर दिया, सड़क को अवरुद्ध करने के लिए कूड़ेदान को लात मारी और आगे भाग गया। बैंग बैंग। अपने पीछे 2 आवाजें सुनकर वह मुड़ने ही वाला था कि अचानक सड़क के बीच में एक टैक्सी आ गई। सड़क पर तेज ब्रेक की गूंज सुनाई दी और झाओ शेंग उससे बचने के लिए टैक्सी के ऊपर कूद गया। धातु कार का कवर डूब गया और वाहन तदनुसार कंपन करने लगा। उसने अपना सिर घुमाया और ड्राइवर की आंखों से आंखें मिलाईं। वृत्ति ने उसे एक पल के लिए रुकने के लिए प्रेरित किया और फिर वह बिना पीछे देखे सड़क के पार पड़ोस में घुस गया और इस पड़ोस से गुजरते हुए सनशाइन एवेन्यू है और वह क्षेत्र निर्माणाधीन है। निर्माण के बाद निर्माण स्थल की रखवाली के लिए एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। मैं भी खेलना चाहता हूँ। हुआनू ने उसे फोन पर शब्द दिखाने के लिए पिछली सीट से अपना हाथ बढ़ाया। सू वो ने रियरव्यू मिरर से उसकी ओर देखा। तस्वीरें लेने में सक्षम होने के अलावा आप और क्या महसूस कर सकते हैं? यदि रेंज काफी बड़ी है तो मैं आपको खेलने के लिए ले जाऊंगा। पेंटिंग करने वाली लड़की एक पल के लिए झिझकी और जल्दी से टाइप किया, फोटो पेंटिंग कागज एक घर के अंदर। सू वो ने कार फिर से शुरू की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जगह कितनी बड़ी है जब तक यह एक घर है। पेंटिंग करने वाली लड़की ने सिर हिलाया। वह ठीक है। सू वो ने कहा, जाओ और यान जियाओ की मदद करो। पेंटिंग करने वाली लड़की खुशी से खिड़की से बाहर निकली। उसके मोबाइल फोन वाला छोटा बैग अभी भी कागज पर मजबूती से रखा हुआ था, जोड़ते हुए कालीन जैसा लग रहा था। निर्माण स्थल के ठीक सामने सामुदायिक भवन के बाहर कार खड़ी करके जूहो निर्माण स्थल में चला गया और एक ऐसी इमारत में आया जिसकी बाहरी दीवार अभी तक सील नहीं हुई थी। इसमें यान जियाओ ने पहले ही झाओ शेंग को बेहोश कर दिया था। उसने एक हाथ में पत्थर की छड़ी और दूसरे हाथ में उसका पैर पकड़ रखा था और उसे लापरवाही से बाहर खींच लिया। हुआनू ने उसका पीछा किया। झाओ शेंग, जिसका सिर खून से लथपथ था, को देखते हुए जूहो ने उसका अभिवादन किया। मदद के लिए आने के लिए धन्यवाद।
यान जियाओ के बाल अभी भी बिखरे हुए हैं, लेकिन वह सामान्य कपड़ों में बदल गई है। वह मुस्कुराई और बोली, मेरे गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। बेशक, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको लोगों के लिए नुकसान को खत्म करना होगा। यह आदमी बहुत बुरा है। मैं उसके साथ तर्क नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सख्त हूँ। ये ठीक है, बस अपनी सांस रखो। वैसे भी नरभक्षी पिटाई का विरोध करेंगे। जू वो ने एक नर्म गुब्बारा निकाला और झाओ शेन की नाक और मुंह पर रख दिया। एक सांस के बाद गुब्बारा स्वतः ही फूलकर मानव सिर के आकार का हो गया। उन्होंने इसे लापरवाही से बाहर रखा और लियू जिया ने हेडसेट में कहा, मिस्टर जू, मैंने इमारत के शीर्ष पर एक गुब्बारा तैरता देखा। अच्छा है। इस समय हुआंग जुंजी और अन्य लोग भी पहुंचे और तियानियों ने झाओ शेन का मोबाइल फोन जू हुओ को सौंप दिया। क्या लोगों को यहां लाने के लिए इतना प्रयास करना हमारे लिए उपयोगी है? बेशक ये काम करता है। जू हुओ ने अपना मोबाइल फोन लिया और बॉस नाम के नोट के साथ नंबर डायल किया। नमस्ते, एक विराम था और फिर कहा, आपने झाओ शेन को गिरफ्तार कर लिया। उद्देश्य क्या है? अपने साथ बदले। सू वो ने कहा, क्या आपने कुछ दिन पहले जो जियाओ नाम के खिलाड़ी को पकड़ा था? वहां एक ऐसा व्यक्ति है। फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति की आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि मुझसे कोई ऐसी चीज वापस मांगी जाए जो मेरी होली स्वॉर्ड सोसाइटी के हाथ में है। हमें औषधि की आवश्यकता नहीं है। आप झाओ शेन के बदले किसी को ले सकते हैं। जू वो ने कठोर स्वर में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झाओ शेन जीवित रहे या मर जाए। मेरे भी कुछ भाई हैं। उसके मुंह से कुछ भी निकलवाना कोई समस्या नहीं है। यदि आपका पवित्र तलवार समाज अभी भी टिंगचेंग में है, एक दिन भी हम मरना बंद नहीं करेंगे, इस बारे में सोचो। दूसरा चोर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और अचानक उपहासपूर्वक बोला, फिर आप प्रतीक्षा करें। सू वो ने तुरंत पता बताया और फोन रख दिया। शहर के दक्षिण में एक शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर जैसे ही फोन रखा गया, लंबे, काले और मजबूत आदमी ने फोन बाहर फेंक दिया और बुरी आवाज में कहा, क्या बॉस, क्या बात है? क्या झाओ शेन के साथ कुछ गड़बड़ है? एक युवा व्यक्ति जो उसके बगल में एक अमीर बेटे की तरह लग रहा था ने संकेत के साथ पूछा। मैंने पहले कहा था कि देर सवेर उसे समस्याएं होंगी। उसके बगल में एक खूबसूरत महिला ने एक में छेद किया, मुस्कुराए और कहा, लोगों को मारना लापरवाही है और खिलाड़ी ने अभी तक इसे नहीं दिखाया है। बंदूक या तोप पकड़ने में सक्षम होना बेहतर है और यह बेहतर है साफ कर दिया गया ताकि विशेष मामलों के बयूरों द्वारा निशाना न बनाया जाए और हमें चोट न पहुंचाई जाए। क्या बॉस को झाओ शेन के जीवन की परवाह है? कुछ कदम दूर सोफे पर बैठा शराब का स्वाद चख रहा लंबे बालों वाला युवक धीरे से मुस्कुराया। हालांकि हमारी शाखा अभी स्थापित नहीं हुई है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने हमें खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत नहीं की है। अगर ऐसा है तो इसे भूल जाओ। तुम कहाँ रखोगे बॉस और होली स्वॉर्ड सोसाइटी के चेहरे? ये सही है। ग्लैमरस महिला ने बॉस बने लंबे काले आदमी की ओर आंख मारकर कहा, बॉस वहां कितने लोग हैं, मैं कैसे जाऊं? आदमी गाओ हे ने अपनी मुठ्ठियां उसकी ठुड्डी पर रखी और चिंतित दृष्टि से देखा और थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है काओयान, तुम और मायू 7 या 8 लोगों को वहां ले जाओ। पहले पता करो कि उनके पीछे कोई है या नहीं, यदि नहीं तो उन सभी को मार डालो। इसे मारना अफसोस की बात है। काओयान ने अपने लाल होठों को छुआ और हंसते हुए कहा, वे सभी खिलाड़ी हैं, तो आप इसे वापस क्यों नहीं लेते और इसका उपयोग क्यों नहीं करते? झाओ शेन के मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चलता है कि वह जीआई समुदाय से बाहर आया और सनशाइन एवेन्यू की ओर भागा। वह नहीं हिला और कॉल वहीं से की गई थी। मायू ने अपने बाल झटकते हुए कहा, सरल दिमाग वाले बेवकूफों का एक समूह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शरीर को पोषण देने के लिए खाना बेहतर है। ठगो, तुम्हें इतना होशियार बनने की क्या जरूरत है? काओयान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खिलाड़ियों का स्वाद अच्छा है और आप उन्हें खा सकते हैं। मैं भी जाऊंगा, पुराना नियम है, जो मारता है वही बनता है। युवा मास्टर को भी दिलचस्पी हो गई और उसने अपने दांत चाटते हुए कहा। कई लोगों ने खिलाड़ियों के स्वाद की कल्पना की और माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। अध्याय 68 प्राथमिकता हत्या। आधे घंटे बाद कई ऑफ रोड वाहन निर्माण स्थल में चले गए और दरवाजे खुल गए। जो जियाओ, जिसके हाथ बंधे हुए थे, को पहले लात मारी गई और फिर 3 आदमी नीचे आए और जो जियाओ को धक्का देकर इमारत के सामने ले गए। 1 मीटर की दूरी से अंदर की ओर चिल्लाए। निर्माण स्थल पर एक पेंडेंट टावर लाइट है और बाहर का दृश्य क्षेत्र काफी उज्जवल है, लेकिन इमारत को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है और जल्द ही इसमें से एक अंधेरी छाया निकलती है। जो जियो ने एक नजर में जो निन को पहचान लिया और चिल्लाया, बहन। जो निन बाहर चला गया और विपरीत व्यक्ति को घूरते हुए बोला, उसे जाने दो। झाओ शेन कहाँ है? परावर्तक चमड़े के जूतों वाला बेटा कार से बाहर निकला। उसने जो निन को ऊपर से नीचे तक देखा। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप मेरे पीछे क्यों नहीं आते और मैं आपके भाई को जाने देता हूँ। खंभे के पीछे छिपकर हु वेनहू ने बेहोश झाओ शेन को बाहर निकाला। उसकी गर्दन पर उसके नाखून थे। बकवास बात करना बंद करो, जो जियो को जाने दो। भाई यंग मास्टर ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप वास्तव में नहीं सोचते कि मुझे एक थके जीवन की परवाह है ना? मैं आपको एक मौका दूंगा, आज्ञाकारी बनूंगा और आज आपको जीने दूंगा। उसके साथ बकवास करना बंद करो। हु वेनहू ने झाओ शेन को दूर फेंक दिया और भाई यंग मास्टर की ओर दौड़ा, लेकिन इस समय लटकते टॉवर पर रोशनी बंद हो गई और आसपास का वातावरण अचानक अंधेरे में गिर गया। वहां घात है। जो निन चिल्लाया, पहले इमारत में वापस जाओ। भागना चाहते हो? लाइट बंद होने से पहले के आभास पर भरोसा करते हुए युवा मास्टर जो निन की स्थिति की ओर सटीक रूप से फिसल गया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह एक लचीले और खुजली वाले फिलामेंट में गिर गया, जैसे कि पानी में गिर गया हो। उन चीजों ने न केवल उलझाया, उन्होंने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए और उसके मुंह और नाक में छेद करना जारी रखा, उसका गला घोंट दिया और उसे इमारत में खींच लिया। उसी समय हु वेनहू और तियानियू ने सहयोग किया। एक ने दर्शकों को भ्रमित किया और दूसरे ने अपनी गति के आधार पर जो जियो को छीन लिया। अब सीधे सामने 3 खिलाड़ी हैं। लटकते टॉवर पर स्कर्ट में एक महिला है और 2 खिलाड़ी निर्माण स्थल के गेट की दिशा से दूसरी मंजिल में प्रवेश करते हैं। अंधेरे में लियू जिया ने कैद की गई सभी स्थितियों को बताने के लिए दूरबीन का उपयोग किया। मेरे पास यहाँ केवल एक ही है, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत ही अजीब चीज है जो एक ड्रैगन के आकार में है और यह एक सहारा होना चाहिए। दूसरी तरफ यू शियाओयू ने मायू को पाया। यह एक लंबे बालों वाला आदमी है, वह भी दूसरी मंजिल पर है।
इमारत के पिछले हिस्से की निगरानी करने की प्रभारी पेंटिंग करने वाली लड़की ने हेडसेट पर टैप किया। यहाँ कम से कम 9 खिलाड़ी हैं, एक लटकते टॉवर पर, 3 दूसरी मंजिल पर और 5 पहली मंजिल पर। सबसे पहले जितना संभव हो सके अन्य खिलाड़ियों को पहली मंजिल पर खींचे और दूसरी मंजिल पर 3 को मारे। सू वो ने गहरी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, जो निंग ने कहा, जिसे मैं घसीट कर लाया था उसका क्या? वह अभी तक मरा नहीं है, क्या हमें इसे रखना चाहिए और होली स्वॉर्ड सोसाइटी के ठिकाने के बारे में पूछना चाहिए? नहीं, जो खिलाड़ी अंदर आते हैं उन्हें पहले मारा जाना चाहिए। अगर उन्हें मारा जा सकता है उसके बाद देरी की जाएगी। जैसे ही जूहो की आवाज गिरी, एक कर्कश आवाज उसके चेहरे की ओर आई और उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। कहीं नहीं अनुपस्थित तार ने उसे हमले से बचने के लिए पीछे झुकने के लिए प्रेरित किया। इस समय उसकी आंखें अंधेरे में ढल चुकी थीं और वह स्पष्ट रूप से अपने सामने खड़ी एक आकृति को देख सकता था। वह हवा में उछला और प्रतिद्वंद्वी की कनपटी पर लात मारी। टकराना। दूसरे पक्ष ने दीवार पर जोर से प्रहार किया और ध्वनि ने 2 अन्य खिलाड़ियों को आकर्षित किया जो दूसरी मंजिल पर थे। जब उसने 2 कदमों की आहट इस ओर आते हुए सुनी तो जूहो ने तुरंत गड़बड़ी को काट दिया और खिलाड़ी को पकड़ने के लिए तारों का उपयोग किया। उसके पैरों को गले लगाया और घुमाया। केवल एक क्लिक हुआ और संघर्ष करने वाला व्यक्ति तुरंत चुप हो गया। व्यक्ति को नीचे गिराने के बाद उसने खड़े होने से पहले कोने में तारों और बिल्लियों पर कदम रखते हुए प्रतिद्वंद्वी के दिल पर फिर से वार किया। खून की तेज गंध ने अगले खिलाड़ी को तुरंत आकर्षित किया, जिसने पत्थर की चोटी पर कदम रखा। अगले सेकंड में अपना सिर उठाया, अपने हाथ में मौजूद चीज को उस दिशा में इंगित किया जहां जूहो छिपा हुआ था और आग की लपटें बाहर निकल गईं। जूहो लुढ़क गया और जमीन पर गिर गया। लाइटर खराब हो गया और जलने लगा। जल रहा है। प्रतिद्वंद्वी के शरीर से आग की 3 गुच्छियां निकली, लेकिन वे जली नहीं। वह आदमी हंसा। मैं खुद भी आग का उपयोग करता हूँ। कपड़े अग्निरोधक कैसे नहीं हो सकते? जूहो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अभी अभी जब आग की लपटें उठी तो वह बमुश्किल उस आदमी का चेहरा देख सका। वो वही लंबे बालों वाला आदमी था जिसका उल्लेख यू जियाओयू ने किया था। उसने अपने हाथ में एक ड्रैगन के आकार की खिलौना बंदूक पकड़ रखी थी, लेकिन उससे आग की लपटें निकल रही थीं। आग से खेलने के लिए क्या आप होली स्वॉर्ड सोसाइटी में शामिल होना चाहते हैं? मा यू ने खिलौना बंदूक को थपथपाया। वहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और यह चीज वह है जो होली स्वॉर्ड सोसाइटी आपको देगी। जूहो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, निम्न स्तर के नरभक्षी खिलाड़ियों द्वारा तैयार की गई टीम का भविष्य क्या है? 3 दिनों से भी कम समय में होली स्वॉर्ड सोसाइटी टीम चेन से पूरी तरह से गायब हो जाएगी। मा यू जोर से हंसे। मुझे पता है कि आप सामान्य खिलाड़ियों में गुण होते हैं। आप सोचते हैं कि आप महान हैं और आप नरभक्षी खिलाड़ियों को तुच्छ समझते हैं, लेकिन गुणों को विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है और आप मुझसे मिलने के लिए दुर्भाग्यशाली हैं। वास्तव में जूहो ने 2 उंगलियां उठाई और जो तार मा यू की तरफ घूम रहे थे उन्होंने अचानक उसकी गर्दन को सीधा लटका दिया और उसे जोर से हवा में खींच लिया। मा यू हैरान रह गया। उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को उस पर गोली चलाते हुए देखा। उसने तुरंत खिलौना बंदूक स्थापित की, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच पाता, जूहो, जिसकी गति नरभक्षी खिलाड़ियों से कम नहीं थी, ने बंदूक को लात मारकर गिरा दिया। उसकी छाती और पेट पर एक और वार। अरे! तेज ब्लेड ने सामग्री को छेद दिया, लेकिन मा यू पर वार करने में विफल रहा। उसके अंदर अभी भी एक काली चड्डी है जो पतली दिखती है, लेकिन ये ब्लेड के हमले का सामना कर सकती है। असफल प्रहार ने मा यू को अपनी सांस संभालने का मौका दिया। उसने तार पकड़ ली और अपना सिर पीछे झुका लिया। त्वचा की एक परत को खुरचने के बाद उसने नियंत्रण से छुटकारा पा लिया और जूहो को वापस लात मार दी। चटकती मुट्ठियों ने जोरदार प्रहार किया। जूहो कदम दर कदम पीछे हटता गया, लेकिन सामने की तरफ अपनी बाहें जकड़े हुए प्रतिद्वंद्वी के हमले का विरोध करने में विफल रहा और अंत में उसने अपने पीछे की ईंट की दीवार पर मुक्का मारा। वह टूटी हुई ईंटों के पास से खड़ा ही हुआ था कि मा यू फिर उसके पास आई। उसी समय दूसरी मंजिल पर होली स्वॉर्ड क्लब के एक अन्य खिलाड़ी ने भी उसे पीछे से रोक दिया। मैं मदद के लिए यहाँ हूँ। हुआंग जुनजी, जो दूसरी मंजिल पर उसके साथ रह रहा था, आवाज सुनकर दौड़ा, चाकू से खिलाड़ी के हमले को रोका और उसे जूहो से दूर ले गया। जूहो ने उधर देखा, अपने दाहिने हाथ का दस्ताना फाड़ दिया, उसे तार से खींच लिया और हवा में लटकते हुए मा यू की ओर दौड़ा। लात और मुक्कों से मारने के बाद दोनों पक्ष इतने करीब आ गए कि केवल एक बात की छवि बची थी, लेकिन दर्जनों मुक्कों के बाद मा यू इसे सहन नहीं कर सका और पीछे हट गया। उसने अपने हाथों को देखा। उसके हाथों और बाहों का पिछला हिस्सा सूज गया था और हड्डी टूटने का हल्का दर्द हो रहा था। क्या आप भी नरभक्षी खिलाड़ी हैं? वह हैरान हो गया। तो फिर आप हमारे खिलाफ क्यों हैं? जूहो नहीं रुका। उसने उसका पीछा करने के लिए तारों में हेरफेर किया, उस पर कदम रखा और ईंट की दीवार में छेद कर दिया, और इससे पहले कि वह उठ पाता वह फिर से नीचे उतर गया। मा यू बार बार लुढ़कता रहा और जमीन एक के बाद एक गड्ढों से बाहर निकलती रही और एक बालकनी की ओर बढ़ती रही। ये देखकर कि उसने बिना कुछ कहे ही हमला कर दिया, मा यू क्रोधित हो गया। तुम कौन हो? तारांकन 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 तारांकन। क्या तुम विशेष मामलों के ब्यूरो हो? अनुमान लगाना। जूहो ने बालकनी की खिड़की को रोका और उस व्यक्ति को पीछे धकेलने के लिए अपने पैर घुमाए जो दूसरी मंजिल से बाहर कूदना चाहता था। मा यू वापस फर्श पर गिर गई। उसकी आंखें चमक उठी और वह कोने में ड्रैगन के आकार की खिलौना बंदूक की ओर मुड़ गई। अध्याय 69 क्रूर छोटी लड़की। जूहो ने अपने हाथ को लात मारी जो खिलौना बंदूक को छूने वाला था और बटन होल से गुजरने वाले तारों को नियंत्रित किया और बंदूक को अपने हाथ में ले लिया। हालांकि मालिक की प्रॉप्स का सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें अपने हाथों में पकड़ने से दूसरों को उनका इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। मा यू एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया, ये जानते हुए कि उसे सहारा कभी वापस नहीं मिलेगा। अगर उसने प्रॉप्स नहीं पहना होता तो शायद वह आज तक नहीं पहुंच पाता। ये खिलाड़ी उसकी कल्पना से कहीं अधिक चतुर हैं। अकेले लड़ना गलती होगी। जैसे ही वह भागने की योजना बना रहा था, हुआंग जुनजी, जो होली स्वॉर्ड क्लब के एक अन्य खिलाड़ी के साथ लड़ रहा था, अचानक दीवार के छेद से गिर गया। मा यू ने हुआंग जुनजी पर झपट्टा मारा। उसकी नस वाली बांह एक बड़े सांप की तरह उसके गले को काट रही थी। हुआंग जुनजी ने अपने सामने दुश्मन को देखा। कुछ देर तक उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई उसके पास आ रहा है, और जब उसने प्रतिक्रिया की तो वह बाल बाल बच गया, लेकिन उसके गले पर कुछ खून के धब्बे लग गए और उसने रास्ता अवरुद्ध कर दिया।
अपने बैकहैंड से प्रतिद्वंद्वी पर बांस के चाकू से हमला करने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जू हुओ की आकृति की खोज की। ये लंबे बालों वाला व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी था और दूसरा पक्ष भाग गया। क्या वह चूक गया? जैसे ही यह विचार कौंधा, उसने देखा कि एक छाया तेजी से वहां से गुजर रही है, जो उस खिलाड़ी को अपने शरीर से गिरा रही है जो उसे भगा रहा था। दोनों बगल के खाली कमरे में गए और उसकी दृष्टि अवरुद्ध होने के कारण वह नहीं देख सका कि वहां क्या हुआ, लेकिन तभी उसने एक क्लिक सुनी, जिसके बाद एक भारी वस्तु के जमीन पर गिरने की आवाज आई। हुआंग जुंजी ने थोड़ा आराम किया और 2-2-2-1 हो गए। जाहिर तौर पर मायू ने भी इसे सुना। उसने तुरंत खुद को हुआंग जुंजी से दूर कर लिया, एक सीटी पकड़ी और जोर से बजाए। सामान्य लोगों की श्रवण सीमा से परे उच्च आवृत्ति ध्वनि पूरी इमारत से होकर गुजरी और फिर लियू जिया ने हेडसेट में तुरंत कहा, फांसीदार टॉवर पर महिला नीचे चली गई है। हुआंग जुंजी रुक गए और जो स्थिति अभी सुधरी थी वह बदतर हो गई। पहले उसे मार डालो। सू हुओ उसके पास से गुजरा और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह पहले ही मायू के पास पहुंच चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे फिर से खंजर का उपयोग करते हुए देखकर मायू उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। साधारण ब्लेड मेरे लिए बेकार है। जो शब्द खत्म नहीं हुए थे, उनका स्वर अचानक बदल गया, क्योंकि जो खंजर उसके पेट पर वार कर रहा था वह अचानक ऊपर उठा और उसके जबड़े पर वार कर दिया। मायू ने रोमांच में अपना सिर उठाया और अनिवार्य रूप से थोड़ी पर वार किया गया। फिर उसके पेट के बीच में घुटने से धक्का दिया गया और उसका पूरा शरीर दीवार में धंसा दिया गया। दीवार पर फंसे व्यक्ति ने खून की उल्टियां की, लेकिन जू हुओ ने उसके पैरों की ताकत को जब्त कर लिया और उसे कसकर अंदर पकड़ लिया। फिर हुआंग जुंजी ने मायू का दाहिना हाथ पकड़ा, एक हाथ से मायू का बायां हाथ पकड़ा और चाकू से उसका गला बंद कर दिया। भले ही यह विकसित हो जाए, भले ही यह प्रॉप्स पहन ले, मानव शरीर अभी भी नाजुक है, खासकर गला। जब खून बिखरा तो जू वो पहले ही जमीन पर गिर चुका था। जब खेल ने खिलाड़ी के अवशेष को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया तो उसे पता चला कि यह व्यक्ति मर चुका है। नल बालकनी पर तेज खटखट की आवाज आई और ऊंची एड़ी वाली एक महिला हल्के से उतरी, अपने लंबे बालों को ब्रश किया और गहरी सांस ली। खून की इतनी तेज गंध, ऐसा लगता है कि मायू की बहन मर गई है। तारांकन पहली मंजिल। सू हुओ के भाषण के रुकावट से ऊपर से रुक रुक कर आवाजें आ रही थी। झो निंग और अन्य लोगों को पता था कि दूसरी मंजिल पर लड़ाई भयंकर थी। हु वेनहु और तियान युन ने ली चौकसियाओ को वापस छीन लिया। हालांकि उन्हें कुछ शारीरिक कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उनका जीवन खतरे में नहीं था। दीदी, मुझे पता है कि मैं गलत था और मैं अगली बार आपकी बात न सुनने की हिम्मत नहीं करूंगा। जो जियाओ रोया। वह जन्म से ही कमजोर था और खिलाड़ी बनने के बाद भी वह कमजोर हो गया था। नहीं, जीवित रहना एक संयोग था। जो निंग ने उसे एक टिकट ढूंढने का वादा किया था और उसे अन्य खिलाड़ियों से निजी तौर पर संपर्क करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह अपनी बहन के संरक्षण में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने टिकट का सौदा तब किया जब जो निंग कलकोटरी में जा रहा था। जब वह बाहर गया तो उसे धोखा मिलने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, अगर काओयान नाम की वह महिला खिलाड़ी न होती जो उसका ब्रेन वॉश करना चाहती थी, तो शायद वह अब जीवित नहीं होता। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जो निंग ने अपना गुस्सा दबाया और हु वेनहु और अन्य लोगों से कहा, पहले जो चर्चा हुई थी उसके अनुसार हम अलग से कार्य करेंगे। क्या अंदर के लोगों को रिहा किया जा सकता है? यान जियायु, जो एक तरफ बैठा था, ने जमीन पर पड़े बालों के कोकून की ओर इशारा किया। मुझे चिंता है कि जब वह बाहर आएगा तो उसे रोक नहीं पाएगा। ये व्यक्ति कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं दिखता है। जो निंग ने कहा। झाओ शेन से निपटने के अनुभव के साथ उसने बालों की 4 लटों से एक सांप की शक्ल बनाई, उसे 3 बार बांधा और उसके मुंह और नाक को भर दिया। इससे बेहतर होता कि इसे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती। कोई बात नहीं। यान जियायु ने पत्थर की छड़ी को हिलाया और अपनी हथेली को थपथपाया। अगर आपको गंदा होने से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पहले उसे मार सकता हूं। वैसे भी इन बालों का अब और उपयोग नहीं किया जा सकता, यह आप पर निर्भर है। बाल विकास एजेंट की बोतल की वजह से जोन इनके मूल बाल इस लंबाई और विकास दर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन प्रभाव केवल 2 या 3 घंटे का था। समय पूरा होने पर बाल अपने आप टूट जाएंगे। यान जियायु ने सिर हिलाया और अपनी पतली और पतली बांह से एक पत्थर की छड़ी घुमाई और कोकून के निचले हिस्से पर जोर से मारा, जो युवा मास्टर का घुटना होना चाहिए। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ कोकून नीचे चला गया और उसी समय अजीब सी गुरगुराहट की आवाजें आने लगीं। जो निंग इस छड़ी से लगभग स्तब्ध रह गई थी और उसके बालों से प्रतिक्रिया की भावना कमजोर थी, लेकिन जब यान जियायु छड़ी के साथ नीचे गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी रस से पीटा गया हो। उसका सिर गूंज रहा था और हल्का दर्द हो रहा था। उसे फिर से हाथ उठाते हुए देखकर जो निंग ने जल्दी से उसके बाल काट दिए और पीछे हट गई। बाल सांप के साधारण बाल बन जाने के बाद उसने अपना पिछला संयम खो दिया। वह युवक जो अंदर बंधा हुआ था, उसने कोकून को फाड़ने के लिए संघर्ष किया और मुंह से दहाड़ा, मैं तुम्हें 1000 चाकू दूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, उसके सिर का पिछला हिस्सा जोर से फटा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके बालों से खून बहने लगा। क्या आप मरे? हु वेनहु और अन्य लोग यान जियायु की क्रूरता से भयभीत थे। ये छोटी लड़की युवा, पतली और छोटी दिखती थी। वह काफी प्यारी थी और वह खुलकर बोलती थी। वह कोई कदम उठाने के बारे में कैसे सोच सकती थी? वह एक क्रूर व्यक्ति था। नहीं। यान जियायु ने पत्थर की छड़ी घुमाए और आगे बढ़ गया। युवा मास्टर के सिर पर फिर से पैच लगाया और फिर कहा, अब मैं सचमुच मर गया हूं। उसने अपना सिर हिलाया और भावना से कहा, बेईमान व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। मुझे आशा है कि वह मृत्यु के बाद अपने पापों के लिए पश्चाताप कर सकता है। कई लोग कुछ देर के लिए अवाक रह गए। इसी समय दूर से एक धीमी आवाज आई, यह क्या है? दरवाजा बंद हो गया है। इमारत अभी तक पूरी नहीं हुई है और दरवाजे और खिड़कियां सील नहीं की गई हैं। इमारत एक ग्रिड के आकार में है। जो निंग ने जू हुओ की बात पहले ही सुन ली और कुछ दरवाजों और खिड़की के खुले हिस्सों को बालों से सील कर दिया। यदि होली स्वॉर्ड सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं तो हमें इन लोगों को अलग करने का कोई रास्ता खोजना होगा। यान जियायु ने ध्यान से सुना और कहा, दोनों को यहीं मेरे पास छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ। युआन याओ ने जल्दी से कहा और फिर हुआनू से कहा, तुम बस यहीं रहो और मत जाओ। रंगी हुई लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बाद में यान जियायु और युआन याओ पहली मंजिल के बाईं ओर गए। जो निंग अगले खिलाड़ी को पकड़ने के लिए गए। तियानयू और हु वेनहु शेष खिलाड़ी को खोजने के लिए गए।
कई लोगों के तितर बितर होने के बाद केवल झो जियाओ और हुआनू ही झाओशिंग, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बेहोश हो गए थे, और भाई गोंगजी के शवों की रखवाली करने के लिए बचे थे। डरो मत, अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, झो जियाओ ने हुआनू से फुसफुसाया। पेंटिंग करने वाली लड़की ने सिर हिलाया। अंधेरे में जूते नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे कागज की तरह लुढ़क गए। कुछ ही सेकंड में वह ऊंची एड़ी के जूते के साथ लाल पोशाक में एक लंबी महिला में बदल गई। अध्याय 70 विशेष विकासवादी, दूसरी मंजिल। जैसे ही महिला सामने आई, जू हुओ ने खिलौना बंदूक उठाए और आग उगल दी। जब आग की किरण जली तो उसने देखा कि उसकी लाल स्कर्ट उड़ रही है, हवा में घूम रही है, छिपकली की तरह दीवार पर लेटी हुई है और समतल जमीन पर चलने जितनी तेजी से तैर रही है। वह हुआंग जुंजी की ओर दौड़ी जो जू हुओ के पीछे थी। हुआंग जुंजी पीछे हट गए, जैसे कि वह दूरी को दूर नहीं रख सकते थे, वह केवल बांस के चाकू को अंधाधुंध घुमा सकते थे। यह देखकर कि वह उसे नीचे गिराने ही वाला था, वह अचानक नीचे बैठ गया और उसे अपने सिर के ऊपर से गुजरने दिया। फेस स्प्रे। महिला चीखती हुई दीवार के ऊपर चढ़ गई और अगले कमरे में भाग गई। सू हुओ ने उसका पीछा किया और 2 उंगलियों की लिफ्ट के साथ सर्वव्यापी तारों ने उसकी टखनों को पकड़ लिया और उन्हें सीमेंट में कसकर बांध दिया। उसने लाइटर चालू किया और जलाने के लिए कई बार चिल्लाया और महिला हर जगह जल रही थी। यह उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। बदबूदार आदमी, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। काओ यान को इतनी बड़ी कलाबाजी में पड़ने की उम्मीद नहीं थी। उसका दाहिना पैर फंस गया था और उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह दीवार की चोटी से चिपक नहीं पाए और उसका पूरा शरीर नीचे गिर गया। जब हुआंग जुंजी ने यह देखा तो वह तुरंत उसके पीछे चला गया, लेकिन इससे पहले कि बांस का चाकू उस पर वार करता, काओ यान ने अपना सिर घुमाया और कश के साथ उस पर कुछ थूक दिया। जैसे ही चिपचिपा तरल पदार्थ उसकी त्वचा को छू गया, तुरंत सफेद झाग बाहर निकल आया। हुआंग जुंजी ने अपना चेहरा गले लगा लिया और दर्द से कराहने लगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तरल पदार्थ इतना तीव्र था कि उसके हाथों की त्वचा भी पिघल गई और वह जमीन पर गिर गया। हाथ गलती से जमीन को छू गया और वह चिपक गया। ये डिंग। सू हुओ ने लाइटर से रोशनी जलाई और जब रोशनी जली तो उसने देखा कि हुआंग जुंजी ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली पर मांस की एक परत को फाड़ दिया। उसने जल्दी से स्व उपचार औषधि की 2 बोतलें अपने मुंह में डाली और जब उसने देखा कि क्षरण धीमा हो गया है तो उसे थोड़ी राहत मिली। पीछे से हंसी आई, उसने अपना सिर घुमाया और महिला का गंभीर चेहरा देखा। अगर उसे मेरा जहर मिलेगा तो वह मर जाएगा। सू हुओ ने ड्रैगन के आकार की खिलौना बंदूक उठाए और स्पष्ट रूप से कहा, तो आपकी जान बचाना बेकार है। काओ यान रुका और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप विश्रण करना चाहते हैं तो पहले मुझे जाने दें, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। जू हुओ ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, फिर खिलौना बंदूक उसके मुंह में डाल दी। हुआंग जुंजी का बांस चाकू उठाया और उसकी कलाई में एक छेद कर दिया। सौदा करना चाहते हैं? हाँ। खून निकालने के बाद वह पीछे हट गया, महिला की ओर घूरकर देखा और कहा, मेरे पास बहुत समय है और जब तक आपका खून नहीं सूख जाता तब तक इंतजार करना कोई समस्या नहीं है। नरभक्षी खिलाड़ी बहुत जल्दी खुद को ठीक कर लेते हैं और आपको इसका कोई मतलब नहीं है। संकट। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 कट काफी नहीं है, आप 2 कट लगवा सकते हैं, 2 कट काफी नहीं है, आप 3 कट लगवा सकते हैं, और यदि आप रक्तस्राव के बिना ठीक हो जाते हैं तो आप दोबारा कटवा सकते हैं। यदि मेरा साथी मर जाए तो तुम्हें भी उसके साथ दफनाया जाएगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव के बिना आवाज मूलतः ठंडी लग रही थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमकी, काओ यान के चारों ओर घूम गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। नियमित रूप से खड़े रहने पर काओ यान के शरीर के विभिन्न हिस्सों से खून की कई धाराएं निकली और जल्द ही झुलसे हुए शरीर के साथ नीचे टपकने लगी। आपने कहा हमने किया। काओ यान ने हत्या के इरादे को महसूस किया और अपने दांत पीस लिए। क्या आप सिर्फ अपने दोस्त को दर्द में मरते हुए देख रहे हैं? हुआंग जुंजी ने अभी तक होश नहीं खोया था। उसकी पलकें धुंधली थीं और वह दर्द से इतना उत्तेजित था कि वह बोल नहीं पा रहा था। जब उसने काओ यान के शब्द सुने तो वह जू हुओ की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि जू हुओ उनकी जान बचाने को प्राथमिकता देगी, लेकिन इस समय वह बोल नहीं सके। सू हुओ ने हुआंग जुंजी की ओर नहीं देखा, उसकी नजर अभी भी महिला के चेहरे पर थी। चूंकि स्व उपचार एजेंट इस जहर को कम कर सकता है, ये साबित करता है कि इस जहर का इलाज करना इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा ही होता है कि मैं हूँ विशेष मामलों के ब्यूरो के लोगों से बहुत परिचित हूँ, शायद वे वहां होंगे। एक मारक औषधि है। आप एक नरभक्षी खिलाड़ी हैं और जहर आपकी विशेषता है। क्या वह कोई वस्तु है या जहर? महिला की अभिव्यक्ति पर ध्यान दें, वह अचानक रुक गया। ये प्रॉप्स और जहर नहीं है, क्या आप जहर खुद ले जाते हैं? काओ यान की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और क्षणभंगुर आश्चर्य हुआ जब उसका सही अनुमान लगाया गया तो पता चला कि स्थिति एक दूसरे के करीब थी। सू हुओ अचानक हंसे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई विश्व विकसित कर सकता है। तुम हंस क्यों रहे हो? काओ यान ने उसे जोर से टोकते हुए कहा, चूंकि तुमने यह अनुमान लगाया है, तुम्हें समझना चाहिए कि केवल मैं ही इस जहर का इलाज कर सकता हूँ। मैंने ऐसे कोबरा के बारे में कभी नहीं सुना जो काटने के बाद किसी व्यक्ति को विषमुक्त कर सके। सू हुओ ने धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया, लेकिन आप अपराधी वास्तव में मारक पर शोध करने में अपरिहार्य हैं। ठीक है, मैं तुम्हें विशेष मामलों के ब्यूरो को मुफ्त में दान कर दूंगा। वे नरभक्षी खिलाड़ियों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे दुर्लभ नमूने दुर्लभ हैं और वे इसके लिए उत्सुक होंगे। मैंने सुना है कि विशेष मामलों के ब्यूरो ने एक मारक पर शोध करने के लिए 20 से अधिक नरभक्षी खिलाड़ियों को एक सांस में जहर देकर मार डाला। हालांकि यह थोड़ा क्रूर है, लेकिन उनके लिए शीघ्र मौत भी एक अच्छी बात है। आप अलग हैं, हो सकता है कि आपको एक नमूने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में जब भी आपका सामना किसी विशेष विकासवादी से होगा तो आपका पहला मामला अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे वह रक्त निकालना हो या टुकड़े करना, शोधकर्ता निश्चित रूप से आपके मामले को अधिक महत्व देंगे। आप जिंदगी, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। आखिरी हंसी ने काओ यान के दिल को लगभग घाटी की गहराई तक डूबने पर मजबूर कर दिया। वह वास्तव में डरी हुई थी। धुंधली आग में मुस्कुराता हुआ आदमी नरभक्षी खिलाड़ी से भी अधिक भयानक था। एक विकासवादी को सबसे अधिक डर इस बात का है कि उसे एक गिनी पिग प्रयोग के रूप में माना जाएगा और उसके जैसे खिलाड़ी के साथ सरकार बिल्कुल भी एक सामान्य खिलाड़ी की तरह व्यवहार नहीं करेगी। उसे लगातार एक परीक्षण उत्पाद के रूप में माने जाने से बेहतर है कि उसे एक ही चाकू से मार दिया जाए।
मैं वास्तव में विश्रण कर सकता हूँ और मैं आपको विश्रण समाधान दे सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे जाने देने का वादा करना होगा। दोनों की तुलना में उसने तुरंत एक विकल्प चुना। बाद में मैं होली स्वॉर्ड सोसाइटी छोड़ दूंगी और मैं तिनचेन भी छोड़ सकती हूँ। मैं आपके खिलाफ भी नहीं होंगी। यदि आप होली स्वॉर्ड सोसाइटी के बारे में अन्य बातें जानना चाहते हैं, मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। सू वो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या ये संगठन के साथ विश्वासघात है? काओयान ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे होली स्वॉर्ड सोसाइटी में शामिल हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे कोई पद भी नहीं सौंपा गया है। बेशक मेरा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। आप उस झोव जियाओ को ढूंढना चाहते हैं। अगर मैंने उसकी जान नहीं बचाई होती तो जिस दिन वह पकड़ा गया उसी दिन उसे खा लिया गया होता। ये भी मेरे लिए एक कर्ज है। दूसरों को अलग रखा जा सकता है और पहले विश्रण किया जा सकता है, उसने कहा। काओयान ने अपनी जीभ को मुंह में घुमाया, अपनी जीभ की नोक को अचानक काटा, लेकिन जो निकला वह खून नहीं था, बल्कि पारदर्शी तरल की एक बूंद थी। जू वोगांग ने इसे एक खिलौना बंदूक से पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हवा के संपर्क में आने के बाद पानी की बूंद स्वचालित रूप से पानी की फिल्म की एक परत को संघनित कर देगी, जो सोयाबीन के आकार की गोली के मोतियों में बदल जाएगी। अगर यह मारक नहीं है, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला था, काओयान ने कहा। मैं आपके हाथों में हूं और मैं कभी चालाकी नहीं करूंगा, लेकिन आपको अपना वादा निभाना होगा। क्या आप जुआ खेलना चाहेंगे? सू वो ने हुआंग जुंजी की ओर रुख किया। अगर मैं मर जाऊं तो मैं बदकिस्मत हूं। हुआंग जुंजी ने लड़खड़ाते हुए गोली ले ली और कर्कश आवाज में कहा, बस मुझसे बदला लेना याद रखना। कोई बात नहीं। सू वो सहमत हुए। काओयान ने झूठ नहीं बोला। जैसे ही हुआंग जुंजी ने दवा ली, उसके चेहरे और हाथों पर सफेद झाग तेजी से जम गया, जिससे त्वचा की सतह पर सूखे मोम की तरह एक सफेद फिल्म बन गई। जहर ठीक हो गया है। 3 दिनों के बाद सफेद खोल हटा दिया जाएगा और चेहरे पर मांस वापस बढ़ जाएगा, लेकिन निशान होंगे, उसने कहा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।